चलो डॉक्टर साहब, स्टार्ट किया जाता है आज एल्किल हैलाइड का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 7 हेडिंग्स की थी। आज यहां पर इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर? चले बेटा, अब यहां से हेडिंग लगा लीजिए डीडीटी। डीडीटी हेडिंग आप लोग लगा लीजिए बेटा इसमें, डीडीटी। डीडीटी पहले तो इसका फार्मूला जाने क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। होता क्या है ये? अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाएं CCl3 C, यहां पर पैरा पोजीशन पे देखो, दिस इज डीडीटी। इसको डीडीटी बोलते हैं। इसकी नंबरिंग करोगे ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये ना कार्बन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो यहां पर 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 2 फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, कभी कभी इसको डायरेक्ट जो है बेंजीन में जो क्लोरीन लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, उसको भी बोल देते हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास फिनाइल है, ये बेंजीन तो अब नहीं रह गया, अब चूंकि यहां जुड़ गया तो ये फिनाइल हो गया। तो यहां पर क्लोरो, पैरा पे क्लोरो लगा हुआ है, यहां पर भी पैरा पे क्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल देखो है, और डाइक्लोरो। ठीक, ये हमारे पास 2 क्लोरीन है और 2 फिनाइल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है डॉक्टर साहब, इसका नाम पड़ता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मेथ एथ, मेथ एथ, इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ठीक है, और क्या होता है बेटा, ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर? चले, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अच्छा, इसको एक आईयूपीएसी नेम भी देते हैं। आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं, इसको बोलते हैं, देखो यहां पर अगर कहीं पर भी जो है ये और ये, इसका आईयूपीएसी एक नेम होता है, जरा समझना। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। अगर बेटा बात को समझ लेना, आईयूपीएसी का एक रूल होता है। आईयूपीएसी का रूल ये होता है कि अगर हमने कहीं पर भी डाई का इस्तेमाल कर लिया, देखो मोनो डाई ट्राई, याद है नहीं याद है, अगर हमने कहीं पर भी डाई का ट्राई एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद हम डाई का इस्तेमाल नहीं करते। डाई का मतलब समझ में, डाई का मतलब 2, डाई का मतलब 2। ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल हमने एक बार कहीं कर लिया तो हम इसको दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर भी क्या होता है, एक वाले में तो हमने इसका डाई का इस्तेमाल कर लिया, इस वाले में इसको हम लोग बोलेंगे बिस। बिस मतलब भी 2 होता है। जैसे डाई का मतलब 2 होता है, वैसे ही बिस का मतलब भी डॉक्टर साहब 2 होता है। इसका नाम हो जाएगा बिस, और उसके बाद ब्रैकेट में आ जाओ। अब ये क्या है, पैरा पे लगा हुआ है क्लोरो ना, ये क्या है, पैरा पे लगा हुआ है क्लोरो ना, तो इसे बोलते हैं पैरा क्लोरोफिनाइल। बिस पैरा क्लोरोफिनाइल। ठीक है, हम यहां से बोले दे रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा इसके अंदर क्या लिखा है, बिस पैरा क्लोरोफिनाइल हो गया। ठीक है, थोड़ा बोर्ड इधर खिसक के लगा हुआ है, उधर थोड़ी सी जगह कम बचती है, तो इसलिए हमेशा जो है इस साइड पे पढ़ाना पड़ता है, थोड़ी सी मजबूरी है। आप लोगों को दिख रहा होगा उस पोर्शन में थोड़ा सा इसकी सिमेट्री ठीक नहीं लगी है बोर्ड की, ठीक करवाते हैं। ठीक है, चले इसे देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिस, बिस का मतलब 2, और ये क्या है, पैरा क्लोरोफिनाइल। ये हमारे पास पैरा पोजीशन पे क्लोरोफिनाइल है कि नहीं, तो इसका नाम पड़ जाएगा बिस पैरा क्लोरोफिनाइल। और है क्या, यहां पर आ जाओ, यहां पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और इसे बोलते हैं डॉक्टर साहब इथेन। ट्राइक्लोरो इथेन बोलते हैं। तो इसके 2 नाम हो गए। ठीक है, एक तो डीडीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो क्या हमारे पास होता है, डाइफिनाइल डाइक्लोरो, और हमारे पास ट्राइक्लोरो इथेन होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, बिस पैरा क्लोरोफिनाइल, इन दोनों पूरे इस पूरे क्लोरोफिनाइल को हमने इसमें इंक्लूड किया। तो बिस का मतलब 2, 2 है हमारे पास क्या, पैरा क्लोरोफिनाइल, और क्या है 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए इसका नाम लिख लीजिए डॉक्टर साहब, इसका आप लोग नाम लिख लीजिए। अच्छा, ये हमारे पास डीडीटी हो गया।
अब ये DDT बनता कैसे है, ये DDT बनता कैसे है? तो जो ये बनता है डॉक्टर साहब, ये बनता है हमारे पास सॉरी सॉरी सॉरी, ये बनता है हमारे पास क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन से, ये बनता है हमारे पास क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन से। अब क्लोरल क्या होता है, क्लोरल हमारे पास ये होता है CCl3CHO, और हमारे पास क्लोरोबेंजीन ऐसे बनाते हैं, इसको देखो कुछ ऐसे बनाते हैं ताकि जब प्रोडक्ट बने तो पैरा वाला बने। देखो इस बेंजीन में यहां पर एक H लगा होगा, ठीक है। अब ये आपको H दिख रहा है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहां से ये निकल जाना चाहिए। लेकिन आपको अगर यहां से वाटर को एलिमिनेट कराना है, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके OH के फॉर्म में तो निकलेंगे नहीं, वाटर के फॉर्म में ही निकलेंगे। अगर आपको यहां से वाटर को एलिमिनेट कराना है तो यहां पर 2 H होने चाहिए। अगर यहां पर 2 H आपको लाने हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब देखो ये 2 और ये H मिलके यहां से एलिमिनेट हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? क्या बचा, देखो कैसे बनता है, CCl3 हो गया और ये हमारे पास CH बचा, ठीक। अब एक बात बताओ, इस कार्बन से अगर एक ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसकी कितनी वैलेंसी खाली हो रही है? या अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, क्योंकि एक इधर बॉन्ड लगा हुआ है, एक इधर H है। तो इसमें क्या लग जाएगा, 2 यहां पर क्लोरोफिनाइल लग जाएंगे। अब चाहे जैसे मर्जी करे, चाहे ऊपर नीचे करके बना दो, ठीक है, और या फिर इसी को ट्वाइस भी कर सकते हो। तो ये हम इस तरीके से इसको बनाए दे रहे हैं। देखो ये हमारे पास, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हमने यहां पे लिए थे, तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा DDT, मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नॉर्मली DDT बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या हुआ, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है 2 फिनाइल है, तो डाइफिनाइल, और ट्राइक्लोरो इथेन इसको बोल देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चलें बेटा इसको नोट करें, ये इसकी प्रिपरेशन हो गई DDT की। अब यहां पर एल्किल हैलाइड के हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के बारे में जाना था, यहां पर एल्किल हैलाइड के बारे में जाना था, यहां एल्किल हैलाइड में जो कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बड़ा वेटेज रहता है इसका, सवाल बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हेलोफॉर्म होता क्या है, तो बेटा ये हमारे पास ट्राईहेलाइड होता है, ट्राईहेलाइड, दिस इज हेलोफॉर्म, ठीक है। एक कार्बन पे अगर 3 हेलोजन आ जाए तो उसे हेलोफॉर्म बोलते हैं। अगर इस पे 3 क्लोरीन होते तो इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अगर 3 आयोडीन होते तो इसे आयोडोफॉर्म बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म। 3 हेलोजन है ना, हेलोफॉर्म, ठीक है, हेलोफॉर्म, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहां पर होता है, क्वेश्चन क्या होता है, पॉइंट्स बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कहीं पर CHI3 होगा, इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, CHI3 होगा तो डॉक्टर साहब ये हमारे पास येलो PPT देता है, येलो PPT देगा। PPT का मतलब प्रेसिपिटेशन। अगर हमारे पास कहीं जो CHI3 है ये बनता है तो वो येलो PPT दिया करता है। क्या देता है बेटा? येलो PPT हमको दिया करता है, हम लोग देखते हैं उसमें येलो PPT बन जाया करता है, ठीक है। अगर हमको टेस्ट ट्यूब में येलो PPT दिख गया तो हम लोग बोलेंगे ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। ये क्या है? हेलोफॉर्म नहीं बोलेंगे, तब ये कहेंगे ये आइडोफॉर्म हो गया, उसमें आइडोफॉर्म प्रिपेयर हो गया। येलो अगर कहीं टेस्ट ट्यूब में दिख जाए तो उसका मतलब आइडोफॉर्म प्रिपेयर हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, येलो PPT देता है, आइडोफॉर्म। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास हेलोफॉर्म जो होता है ये एक्चुअल में एक टेस्ट प्रोवाइड करता है, टेस्ट देता है। मेरी बात को समझना, हेलोफॉर्म को एक टेस्ट की तरीके से हम लोग लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं जरा समझना। जो हमारे पास हेलोफॉर्म होता है वो हमारे जो हमको जो है CH3C डबल बॉन्ड O, ये अगर कहीं पर ग्रुप लगा हुआ है तो हमको वो उसका टेस्ट देता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट क्वेश्चन बड़ा पुराना हुआ है, घिसा पिटा हुआ है। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? अगर आपके पास जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 आ जाए, ध्यान देना, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में अगर कोई CH3 आ जाए तो वो आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या कार्बोनिल ग्रुप के अलावा और कोई भी ये टेस्ट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये टेस्ट हमारे पास CH3
CHOH, ध्यान देना, ये हमारे पास CH3 CHOH, और इधर हमने एक खाली बॉन्ड छोड़ दिया कि इधर भी हम कुछ लगा सकते हैं। आपके पास इसमें भी क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, यहां पर भी क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। ये वाला एल्कोहल देगा। क्लियर नहीं क्लियर? हमारे पास कौन सा एल्कोहल हो गया, ये वाला एल्कोहल। अब कैसे, जरा समझिएगा इसको और समझिएगा। अगर हम इसमें H लगा दें तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कोई भी एल्डिहाइड, कोई ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलो फॉर्म टेस्ट देता है? तो आप इस एल्डिहाइड का नाम बताइए। CH3CHO है कि नहीं है ये? तो ये हमारे पास एस्टेल्डिहाइड है जो कि हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसके बाद अगर कोई और एल्डिहाइड बनाएंगे हम, इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड बनाएंगे, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। देखो, एल्डिहाइड अगर बनाना है तो इधर तो हमको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो हमने कार्बन इधर बढ़ाने। तो ये हमारे पास रहा CH3, ये हमारे पास रहा CH2, जस्ट एक कार्बन बढ़ाया हमने पूछा क्या ये वाला एल्डिहाइड जो है हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? तो ये वाला नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल में कोई, चाहे इधर या इधर, किसी भी साइड में एक जो है हमारे पास कैसा होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। लेकिन ये मिथाइल नहीं, ये CH2 है। मिथाइल का मतलब CH3, कंप्लीट CH3 होना चाहिए। अगर ये कहीं मिल रहा है, देखो हमने जो बताया, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में चाहे इधर या इधर किसी भी साइड में CH3 होना चाहिए, तब जाके वो हमको कौन सा टेस्ट देगा, हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ये आपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग के साचे में। इधर आ जाइए। तो यहां से हमने एक बात सीखी, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड, जो हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा है। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड जो होता है वो जो हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता है। आप चाहे जितना आगे इसमें कार्बन बढ़ाते चले जाइए, इसके बगल में हमेशा CH2 ही रहेगा। तो इसका मतलब कोई भी एल्डिहाइड जो होता है वो हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता है, एक्सेप्ट एस्टेल्डिहाइड। ये आप कहीं पर नोट करें। अच्छा, इसकी बात आ गई। यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए, ये हमारे पास एल्कोहल है, ये हमारे पास एल्कोहल है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम एक H लगा दें, यहां पर हम एक H लगा दें, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 OH। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना। ये एल्कोहल देखा जाए तो ये हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल, ठीक। इस प्राइमरी एल्कोहल का नाम बताओ। 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथाइल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एथाइल एल्कोहल। अगर IPSC पूछा जाए तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथ एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, सॉरी, एथेनॉल हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास एथाइल एल्कोहल है और ये एक है प्राइमरी एल्कोहल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे किसी एक ऐसे प्राइमरी एल्कोहल का नाम बताओ जो हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट दे सके, वो हमारे पास कौन सा है, एथाइल एल्कोहल। अच्छा, इसके अलावा कोई, अगर इसके अलावा कोई और हमारे पास एल्कोहल हो जो प्राइमरी हो, CH3 CH2 CH2OH, देख लो बेटा, ये भी हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है। इसका एक एडवांस मेंबर है, एक कार्बन हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अब अगर पूछा जाए क्या ये एल्कोहल जो है हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, तो अगर चेक करो जो हमारे पास OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है, देखो ऐसे इसको लगा लो, चाहे ये हमारे पास OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके बगल में CH3 होना चाहिए, या तो इस साइड या तो इस साइड, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई CH3 नहीं है। मतलब ये हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। तो आप हेलो फॉर्म टेस्ट की कंडीशन समझ रहे हैं, कौन होना चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के, चाहे इधर CH3 हो, या जहां पर जिस कार्बन पे हमने एल्कोहल लगाया है उसके इस साइड या इस साइड कहीं पर CH3 होना चाहिए, तब जाके वो हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट दे पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर यहां से हम तुमको एक कहीं लैंग्वेज में बात करना चाहें, अगर आपके पास लैंग्वेज में क्वेश्चन आ गया तो लंबा जाएगा, इसलिए कहीं पर लिख लीजिएगा। अगर आप उसको लगाने बैठ गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये कहीं पर आप एक पॉइंट लिख के याद कर लेंगे अच्छी तरीके से कि द ओनली प्राइमरी एल्कोहल इज एथाइल एल्कोहल विच गिव्स हेलो फॉर्म टेस्ट। ओनली हमारे पास एक, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्राइमरी एल्कोहल है, वो है एथाइल एल्कोहल ऊपर वाला, जो हमारे पास जो है हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। उसके अलावा कोई भी प्राइमरी एल्कोहल जो होता है, कोई भी प्राइमरी एल्कोहल हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता। बात समझ में आ रही है? इसमें हमारे पास एल्डिहाइड की बात हो रही थी, इसमें हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए एल्डिहाइड हेलो फॉर्म टेस्ट देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन सिर्फ एक एल्डिहाइड देता है, दैट इज
एस्टल्डिहाइड। और अगर पूछा जाए कोई प्राइमरी अल्कोहल देता है, हाँ देता है। कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ एक वैसा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है विच इज एथाइल अल्कोहल। जो एथाइल अल्कोहल है वो हमारे पास क्या देता है? हेलोफॉर्म टेस्ट दिया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, हेलोफॉर्म टेस्ट और कौन देता है? देखो हमारे पास ON2 हो, ठीक है, ON2 हमारे पास, कोई भी हमारे पास ON2 हो। ओन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ON2 का मतलब समझ में आ रहा है? किसी भी साइड के सेकंड पोजीशन पे जो है कीटोन लगाओ। अब हमारे पास कोई भी, देखो जैसे मान ली ये है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, बस हम आपको बता रहे हैं। अब अगर हमने ये ON2 की बात करेंगे तब भी देखो इसको कहा 1, ये हमारे पास 2, ON2 हो गया, ठीक। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट आप लगाना चाहें तो इस वाले को अगर आप लिखेंगे तो यहां से ये देख लीजिए, यहां से ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसके इस साइड में क्या है? CH3 है, इस साइड भी CH3 है। तो ये दोनों तरफ से करना चाहे इधर से करना चाहे हेलोफॉर्म रिएक्शन, चाहे इधर से करना चाहे, किधर से भी करना चाहे कर ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बताइए जरा, और बताइए, अगर हमने ये ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब देखो यहां पर ये वाला, आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ लो, यहां पर ये वाला जो कीटोन है, अगर इसको नंबरिंग करोगे 1 2 और ये 3, तो ओन कहां पे है? 3। तो अगर हमारे पास ओन है, कीटोन है, अगर वो सेकंड पोजीशन पे है तो ही हेलोफॉर्म जो है वो टेस्ट देगा, अदरवाइज वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। अब जरा इसको चेक करो, इसको चेक करो अपने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से, कार्बोनिल ग्रुप के या तो इधर CH3 होना चाहिए। अब तुम ये मत कहना देखो सर इधर इसके इस साइड में ये CH3 लगाए, नहीं नहीं, उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन CH3 होना चाहिए। देखो इधर भी CH2 इधर भी CH2, मतलब ये वाला कीटोन जो है वो हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, तो हमारे पास ये समझ में आ गया हमको कि कौन कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देता है और कौन कौन नहीं देता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, और अल्कोहल की बात कर ले, हमारे पास कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल ले लो या इसको ऑल टू कह दो, ऐसे कह दो, ऑल टू, ठीक है। अगर हमारे पास OH भी जो है वो भी सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है, कोई भी चेन हो, अगर OH जो है 2 नंबर पे पड़ता है तो वो हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे मान लिया हम तुमसे ये पूछे CH3 CH2, ये हमारे पास OH हमने लगा दिया। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब यहां पे नंबरिंग की, आपने कहा 1, ये कहा 2, तो 2 नंबर पे OH लगा हुआ है, मतलब ये हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर हमने यही कर दिया CH3 CH2 और ये हमारे पास CH3, OH को हमने यहां पे लगा दिया। अब अगर हम पूछें तो ये 1 2 3 OH कहां पे पड़ रहा है? ऑल कहां पे पड़ रहा है? ये पड़ रहा है 3 नंबर पे, तो इसका मतलब जो है ये हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड? सिर्फ एस्टल्डिहाइड। अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? अल्कोहल में अगर प्राइमरी अल्कोहल पूछा जाए या अल्कोहल 1 पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अल्कोहल 1 है, ऑल 1 है, जो हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, वो हमारे पास एथाइल अल्कोहल है, या इसको हम लोग अगर नाम देंगे तो एथेनॉल 1 देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बाकी अगर हम और किसी को पूछे हमारे पास कीटोन कौन है जो हमारे पास वो हमको जो है ये देगा, कौन सा टेस्ट? हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हमारे पास कीटोन कौन सा होगा? ON2 वाला। ON2 कीटोन अगर 2 नंबर पे लगा हुआ है या अल्कोहल 2 नंबर पे लगा हुआ है, कार्बन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, किसी भी इंड से, तो वो हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज वो हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलें अब हेलोफॉर्म की रिएक्शन देखें। अच्छा, एक बात समझ में आई आप लोगों के कि जो अल्कोहल होता है वो क्यों टेस्ट देता है, जबकि ये टेस्ट तो कार्बोनिल ग्रुप का है। देखो अल्कोहल टेस्ट नहीं देता, वो टेस्ट अल्कोहल का नहीं है, टेस्ट ये कार्बोनिल कंपाउंड का है। बट होता क्या है एक्चुअल में कि अगर हम इसमें कोई भी जो है हम लोग सॉल्ट लेते हैं या NaOH लेते हैं तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर देता है,
इसमें जो है हम लोग सोडियम हाइपोहैलाइड लेते हैं या हमने कोई पोटेशियम हाइपोहैलाइड ले लिया, तो ये क्या होता है, जो हमारे पास एल्कोहल होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अगर एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बताओ क्या बनाएगा, या तो कीटोन बनाएगा या हमारे पास एल्डिहाइड बनाएगा। याद है कि नहीं याद है? तो इसलिए एल्कोहल का टेस्ट नहीं है, क्योंकि एल्कोहल इसमें ऑक्सीडाइज हो जाया करता है, एल्कोहल इसमें ऑक्सीडाइज हो जाया करता है, इसलिए इसमें एल्कोहल से अगर कराएंगे तो एक स्टेप ज्यादा हो जाता है, और अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे तो एक स्टेप कम रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर आपने एल्कोहल से ये रिएक्शन शुरू करवाई तो आपका एक स्टेप बढ़ जाया करता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में एल्कोहल जो होता है वो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है। चले देखें कैसे होता है। अगर हम पूछें कि CH3COH ये हमारे पास, हम पूछे क्या ये हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तुमको कि बिल्कुल सर जी देता है, ये बिल्कुल देगा। ठीक है, अब इसमें जो रिएजेंट होता है वो हमारे पास हाइपोहेलाइट होता है। हाइपोहेलाइट, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री याद रह गई हो, जो हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ाते हैं, नेमिंग ऑफ एसिड बेस, एक अस हाइपोअस, याद रहेगा? उसी में हम सॉल्ट ही पढ़ाते हैं, उसको हम याद करने का तरीका बताते हैं। अच्छा, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो सोच के बताएंगे कि H2SO4 का नाम क्या होता है, तो आप लोग हमको बताएंगे उसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मेरा सवाल यह है कि उसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों होता है? कोई बच्चा अगर जानता हो तो बताए, जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनके अलावा कोई बच्चा अगर जानता हो तो वो बताए कि उसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों होता है। चले उसको बाद में देखते हैं। देखो, इसको हम लोग हाइपोहेलाइट बोलते हैं, वहां पे हाइपोअस, याद होगा अस से अगर कोई सॉल्ट बनता है तो आइट बनता था, इक से अगर कोई सॉल्ट बनता है तो वो एट बनता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसका सॉल्ट जो होगा SO4 वाला वो सल्फेट बनता है, और जो हमारे पास H2SO3 होता है वो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड होता है तो उसका जो सॉल्ट बनता है वो सल्फाइट बनता है। अस से आइट बनता है, इक से हमारे पास जो होता है वो एट बनता है। देखो ये हमारे पास हाइपोहेलाइट है। कैसे हाइपोहेलाइट है सब आपको मालूम है अच्छी तरीके से। तो हमारे पास हाइपोहेलाइट कौन हो सकते हैं? देखो हमारे पास NaOX, देखो ये हमारे पास सोडियम हाइपोहेलाइट होता है, और हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम इसकी जगह में पोटेशियम ले ले तो KOX होता है, ये भी हाइपोहेलाइट होता है। और एक और हाइपोहेलाइट होता है CaO, और ये Cl2। अगर इसको पूछा जाए ये क्या है तो ये होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ये होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। इसमें भी हमारे पास हाइपोहेलाइट होता है, अगर आप लोगों को याद रह गया हो, हमने रिडॉक्स में अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो ये तीन रिएजेंट जो होते हैं इसमें इस्तेमाल किया जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्कोहल है। तो पहले स्टेप में डॉक्टर साहब, एल्कोहल के पहले स्टेप में क्या होगा कि ये हमारे पास जो एल्कोहल है ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप में बदलेगा। कैसे बदलेगा? हम लोग क्या करते हैं, CH3, जहां पर OH लगा हुआ है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो बस, और ये हमारे पास CH3। अब ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप में बदल गया। ठीक है, और साथ में आपको मालूम ही है क्या बनेगा, यहां से हमारे पास 2 H निकल रहे हैं, बच रहे हैं, और यहां से ऑक्सीजन बच रहा है, तो ये हमारे पास H2O, और अगर यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये NaX बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर नहीं क्लियर? देखो यहां से क्या हुआ, H निकल गया। अच्छा, आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो आप ऑक्सीडेशन का एक मतलब बताएंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की वही बताएंगे। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ भी कह सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका वाइस वर्सा जो होगा वो रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो यहां से 2 H निकल रहे हैं, मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है डॉक्टर साहब। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकलना हमारे कहीं पर वो रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। ये बात आप लोगों को मालूम होगी पहले से। ठीक है, तो देखो इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर एल्कोहल है तो फर्स्ट स्टेप में तो उसका ऑक्सीडेशन ही होगा। वो ऑक्सीडेशन करके जब किस में बदल जाता है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप में, चाहे वो एल्डिहाइड वाला हो चाहे वो कीटोन वाला हो, किसी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो होती है इसकी रिएक्शन फिर NaOH से होती है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास CH3। ठीक है, यहां पर हमने लिया कोई, यहां पर हम जो यहां पर रिएजेंट लेंगे वो लेंगे बेटा NaOX।
NaOX। ठीक है, देखो अब ये वाली हम नीचे वाली ये वाली रिएक्शन मिटा देना, आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो बाद में भी लिख लेना इसको। ठीक है, आप लोग लिखते चलेंगे तो इसको यहाँ पे ऊपर जो ये बना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बना। ठीक है, तो पहले रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान देना, दूसरी रिएक्शन में हमारे पास हेलोजिनेशन होता है। क्या होता है डॉक्टर साहब, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो H है, जैसे हम लोगों ने CH4 में किया था, ध्यान देना CH4 में एक एक हेलोजन जाके लगता था और हाइड्रोजन निकलता था, तो यहां का इसका जो हेलोजन जो होगा वो इसके हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहां से HX, जैसे देखो वहां पर अगर याद रह गया हो आप लोगों को CH4 और Cl2 की रिएक्शन करा दी जाती, अगर आप लोगों को याद हो गया हो तो उस रिएक्शन में क्या होता था, इसका Cl इसका H निकल देता था। हम देखो बस सिर्फ और सिर्फ समानता बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, चीजें याद होना शुरू हो जाए। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, क्लोरीनेशन का होता है। डिक्टो वही होगा, यहां से इसका हेलोजन इसके H को निकालेगा तो -HX हो जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद क्या होगा CH2X बन जाया करता है और -HX तो निकल ही जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन 3 बार रिपीट होगी, ये रिएक्शन 3 बार और रिपीट होगी। ध्यान दे रहा, ये रिएक्शन 3 बार और रिपीट होगी। एक बार हो गई, 2 बार और होगी, सॉरी, क्योंकि एक बार तो हो गई ना, ये रिएक्शन 3 बार होती, एक बार हो गई, 2 बार और होगी। अब चाहे तो इसको 2 बार और लिख से, या हम एक काम करें, यहां पर हम थ्राइस लिख दें एक ही बार में, और एक ही बार में तीनों H के निकाल दें, और एक ही बार में यहां पर लिख दें CX3, एक ही बार में इसका क्लोरीनेशन हो गया पूरा। क्लियर नहीं क्लियर? और यहां से 3 HX निकल जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर क्या हुआ, तीनों H निकाल दिया और वहां पर हमने X लगा दिया, तो क्लोरीनेशन हो गया हमारे पास। ठीक, अब तुम कहोगे सर क्लोरीनेशन इधर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जहां पर इसीलिए हम CH3 ले रहे हैं। CH3 वहां पर कंडीशन में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O कंडीशन था ना, तो CH3 क्यों लिया गया, ताकि तीनों हाइड्रोजन हटा के उस पर 3 हाइड्रोजन लगाए जा सके। अब जब 3 हाइड्रोजन होंगे तभी तो वो हेलोफॉर्म बनेगा, अगर 3 हाइड्रोजन ही नहीं होंगे तो वो हेलोफॉर्म कहां से बन पाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन होते तो 2 हाइड्रोजन लगते, अगर 2 हाइड्रोजन लगते तो फिर वो हेलोफॉर्म ना होता। क्लियर नहीं क्लियर? CH3 की शर्त हमने क्यों रखी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, तो यहां पर ये वाला प्रोसेस हो गया हमारे पास क्लोरीनेशन। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट यहां से रिएक्शन शुरू करते, ध्यान देना, अगर हम डायरेक्ट यहां से रिएक्शन शुरू करते हैं किसी कार्बोनिल ग्रुप को लेके, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अब हम बता चुके कौन सा एल्डिहाइड होगा कौन सा कीटोन होगा, सब आपको बता चुके। कीटोन में कोई भी कीटोन 2 हो या ओन 2 हो वो हमारे पास हेलोफॉर्म देगा, और एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एक एल्डिहाइड, वो हमारे पास एस्टेल्डिहाइड होता है। क्लियर नहीं क्लियर? वो सारी बात की बात है। लेकिन अगर रिएक्शन में एल्कोहल से चालू की, ध्यान देना, अगर रिएक्शन हमने अल्कोहल से चालू की तो हमारे पास जो हाइपोहेलाइट है उसके 3 नहीं 4 मोल लगेंगे, उसके 3 नहीं 4 मोल लगेंगे। ध्यान देना, उसके 3 नहीं 4 मोल लगेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर रिएक्शन हमने यहां से एल्डिहाइड या कीटोन से शुरू की तो सिर्फ 3 मोल लगते हैं। कहीं पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसे कहीं पे लिख लेना कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं तो 3 हाइपोहेलाइट लगते हैं, और अगर हमने यही रिएक्शन जो है अल्कोहल से स्टार्ट की तो उसमें हमारे पास 1 मोल बढ़ जाता है, 4 मॉलिक्यूल 4 इक्विवेलेंट जो है हमारे पास हाइपोहेलाइट लगते हैं। तो पहला तो हमारे पास ये हो गया। अब जो हमारे पास जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं या क्लीवेज बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं या क्लीवेज बोलते हैं। देखो ये हमारे पास क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CX3 हो गया। अब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो उसमें हमने NaOH डाल दिया। क्या डाला बेटा? NaOH। अब NaOH डालते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें क्लीवेज हो जाता है, यहां से ये टूट जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लीवेज हो जाता है, या इसको हम कहें कि इसमें हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? इसको या तो क्लीवेज या हाइड्रोलिसिस बोला करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तीनों स्टेप के नाम, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन, क्लीवेज, या इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो होता क्या है डॉक्टर साहब, ये CH3 यहां से ब्रेक होता है और इसका वाला हाइड्रोजन लेता है, इसका वाला हाइड्रोजन लेता है, तो यहां पर CH और X3 बन गया। देखो ये हमारे पास हेलोफॉर्म आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, हेलोफॉर्म आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास डॉक्टर साहब क्या आ गया, हेलोफॉर्म हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक ऑक्सीजन और Na, जहां ऑक्सीजन का H कहां से निकला, ऑक्सीजन से, तो ये जुड़ेगा कहां, ऑक्सीजन की साइड से। तो हमारे पास CH3
सी डबल बॉन्ड O और यहां पर ONA बन जाया करता है, सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है, या कभी कभी एसिड भी बनता है, एसिड भी बन सकता है या सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। तो ये हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हमारे पास यहां पर X3 ना हो करके यहां पर I3 बना होता है स्पेसिफिक, कोई हमने यहां पर I3 बना दिया, अब यहां पर CH I3 हो गया, ये हो गया आइडोफॉर्म। अगर आइडोफॉर्म बनता है तो डॉक्टर साहब वो येलो पीपीटी दिया करता है, येलो पीपीटी दिया करता है। अगर टेस्ट ट्यूब में हमको कहीं नीचे पीला पीला दिख गया तो हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास जो हेलो फॉर्म है ये और कोई नहीं है, आइडो फॉर्म है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर लिए डॉक्टर साहब, फटाफट नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। चले, ये हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। अब छोटी सी और एक बात आपको बता दें, हेलोफॉर्म तो बात खत्म हो गई, अब आइडोफॉर्म की बात करें। आइडोफॉर्म में दो क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडोफॉर्म की बात करें तो इससे तो आइडोफॉर्म बन सकता है, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन हमने कराई उससे आइडोफॉर्म तो बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको जो है लैब में हमको आइडोफॉर्म बनाना हो, लैब में आइडोफॉर्म बनाना हो तो हम वो किससे बनाएंगे? वो हम बनाते हैं एथाइल अल्कोहल से, C2H5OH, या हमारे पास एसीटोन CH3 CO डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास सॉरी CH3 दिख रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या हमारे पास ये हमारे पास एथाइल अल्कोहल या हमारे पास एसीटोन से हम ये रिएक्शन करते हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है डॉक्टर साहब? आइडोफॉर्म मिलता है। किसके साथ? Na2CO3 प्लस I2, ठीक है। इनमें से कोई एक लेते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग Na2CO3 प्लस I2 के साथ कराते हैं तो हमको जो आइडोफॉर्म मिलता है वो लैब वाला होता है। तो अगर लैब में हमको आइडोफॉर्म बनाना है तो हम लोग किससे बनाएंगे? एथाइल अल्कोहल या एसीटोन का। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? Na2 सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है और प्लस आयोडीन होता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम पूछे आइडोफॉर्म जो होता है वो क्या एंटीसेप्टिक होता है? नहीं, आइडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक नहीं होता। अरे सेप्टिक का मतलब समझ में आ रहा होगा यार, घर में से एंटीसेप्टिक कितने सारे ट्यूब होते हैं, नहीं कहते हैं एंटीसेप्टिक ट्यूब लगा लो फटाफट। तो आइडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक नहीं होता, आइडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक नहीं होता, बट एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। क्यों? जब हमारे पास आइडोफॉर्म का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे I2 बनता है, और वो I2 जो होता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो देखा होगा बहुत सारे आयोडीन ट्यूब होते हैं, कहीं पे जो चोट वोट लग जाती है ना, कहीं कहीं पे चोट वोट तुम लोगों को लग जाती है या छिल जाता है तो आयोडीन ट्यूब ही लगवाते हैं तुमसे, ठीक है। तो अगर हमारे पास आयोडीन ट्यूब नहीं है और कहीं पर हमको आइडोफॉर्म मिल रहा है तो डिकम्पोजिशन के बाद जो होता है आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वजह से उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए क्या आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है? डॉक्टर साहब नहीं होता, ठीक है, वो एंटीसेप्टिक नहीं होता। एंटीसेप्टिक कौन होता है? वो आयोडीन होता है। आयोडीन कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन से। किसके डिकम्पोजिशन से? मतलब आइडोफॉर्म के डिकम्पोजिशन से आयोडीन बन जाता है। आयोडीन के बनाने के और भी तरीके हैं, ठीक है, वो बात की बात है। आपको हमने आइडोफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लिए फटाफट। अच्छा, एक और आप लोग लिखिए, हमारे पास CF3 CHClBr, मतलब इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तीनों है। एक कार्बन पे तीनों फ्लोरीन है, एक कार्बन पे एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है। इसका नाम हमको कोई बताएगा? अगर आपको इसका नाम आता हो तो हमें जरूर बताएं। ये एक एनेस्थेटिक होता है। ये क्या होता है? एक एनेस्थेटिक होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको, ये एक एनेस्थेटिक होता है, इसका नाम हमको नेक्स्ट लेक्चर तक बताइए। अच्छा, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, एक क्वेश्चन हमने शायद पूछा था, अगर आप लोगों को याद रह गया हो, ये वाला, CH2Cl। अगर आपको थोड़ा सा टॉपिक रुक के बता रहे हैं, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन भेजा था
अगर आप लोगों को याद रह गया हो तो इससे क्या प्रोडक्ट बनता है, देखिएगा ये क्या होता है, यहां से ये Cl को निकाल लेगा। देखो AlCl3 के मालूम है ना, वो यहां से Cl को निकाल लेता है Cl माइनस के फॉर्म में और यहां पे कार्बोकटायन बन जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोकटायन रिंग बना लेगा। क्या बना लेगा डॉक्टर साहब? रिंग बना लेता है। देखो कैसे बनाता है, ये हमारे पास ये कार्बोकटायन रिंग बना लेगा, यहां से ये और जो ये वाला एक्स्ट्रा वाला कार्बन है इसका, देखो ये हमारे पास यहां से ये CH2 आता है तो ये हमारे पास इधर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो चूंकि हमको मालूम है, अगर आप लोगों को याद रह गया होगा कि हमारे पास अगर कार्बोकटायन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है बेंजीन रिंग पे, कार्बोकटायन बनता है ना, इलेक्ट्रोफाइल बनता था ना, याद अगर रह गया हो, हमने पढ़ाया था इस तरीके की रिएक्शन हमने बहुत सारी कराई थी। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर रिंग बना लिया करता है। ये लास्ट उसका लेक्चर का क्वेश्चन था, आप लोगों को बताया था हमने, ग्रुप पे शायद भेजा था, तो उसको हमने यहाँ बता दिया। इसी तरीके से इसका नाम भी जो है आप लोग हमें नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। इसको लिख लीजिए, ये एक एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। अब एनेस्थेटिक मत पूछना क्या होता है, डॉक्टर बनने जा रहे हो? अरे भैया वही जो बेहोशी होती है ना ऑपरेशन करने से पहले, आप लोग सर्जन लोग सब लोग ऑपरेशन करने से पहले जो इंसान को बेहोश करते हैं उसको एनेस्थीसिया देना बोलते हैं। ठीक है, तो एनेस्थीसिया के लिए कोई दवा दी जाती है, बहुत सारी दवाएं होती है, उसमें एक ये भी दवा होती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए क्लोरोफॉर्म। हाँ, ये भी एक और बढ़िया सा आ गया है, बढ़िया टॉपिक क्लोरोफॉर्म आ गया है। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिसे हमने आइडोफॉर्म पढ़ा उसी तरीके से हम क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, CHI3 जो होता है वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है। देखो ये भी एनेस्थेटिक की तरह काम किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थेटिक, मतलब जो है एज एनेस्थेटिक ड्रग की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पहले किया जाता था, अब तो खैर नहीं किया, अब तो बहुत अलग अलग की डाइज़ापॉम पता नहीं कौन कौन सी दवाएं आ गई हैं, अब तो आप डॉक्टर साहब बनेंगे तो बताएंगे। ठीक है, उसको बहुत पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। या अगर क्लोरोफॉर्म का सबसे अच्छा इस्तेमाल किसी ने किया है तो वो हमारे पास हिंदी बॉलीवुड मूवीज ने किया है। इससे अच्छा इस्तेमाल और क्लोरोफॉर्म को कोई कर ही नहीं पाया है। अगर आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी किडनैपिंग वगैरह होती है हिंदी मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में, तो वो एक रुमाल पे कुछ लगा के कुछ लिक्विड लेके आते थे और उसका बेहोश करते थे, और ज्यादातर किसी लड़की का ही किडनैप होता था, जो हमारे पास रिच ब्रैट होते हैं। ठीक है, तो उनका किडनैप होता था। वो किडनैपिंग की में जो इस्तेमाल होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, वहां पर पिक्चरों में कई बार बताया है, इसीलिए हमने बताया सबसे अच्छा इस्तेमाल अगर किसी ने जो है इसका इस्तेमाल किया है तो क्लोरोफॉर्म का सबसे अच्छा इस्तेमाल बॉलीवुड वालों ने किया है। चलिए जोक्स अपार्ट, इसका इस्तेमाल जो होता है एनेस्थीसिया की तरह, एनेस्थेटिक की तरह करते हैं। ठीक है, इसका एक इस्तेमाल और है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बीइंग अ बायो स्टूडेंट। अगर आपने कभी अपनी बायो लैब देखी होगी तो बायो लैब में जो स्पेसिमेन रखे होते हैं, भाई जूलॉजी बॉटनी के स्पेसिमेन होते हैं ना, वो बायो लैब के अंदर रखे होते हैं, तो बॉटल्स में रखे होते हैं, उसमें एक लिक्विड भरा होता है, उसमें वो रखते हैं। तो जो स्पेसिमेन होता है उसका प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ये काफी समय से हमारे जो कॉलेज है उस कॉलेज में हम लोग जब थे तो उसमें कोबरा रखा हुआ था, तो पता नहीं कितने साल तक हम लोगों ने वो कोबरा देखा, पूरा फन फैलाया हुआ कोबरा था, वो उसी क्लोरोफॉर्म में रखा हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ। अभी भी शायद कोबरा है, अभी हमको कंफर्म नहीं है, बट अभी भी वो रखा हुआ है इतने साल के बाद, और हमसे न जाने कितने पहले कोबरा वो रखा हुआ था। तो इसका जो है हमारे पास कई सारे फंक्शन होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब ये क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कैसे होती है, पहले तो ये समझिए, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन जो होती है वो ब्लीचिंग पाउडर या एथाइल अल्कोहल से करते हैं। इस क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर या एथाइल अल्कोहल से की जाती है। लेकिन अगर यही क्लोरोफॉर्म हमको जो है हमको प्योर फॉर्म में चाहिए तो इसका जो है इसकी प्रिपरेशन हम क्लोरल से करते हैं। किससे करते हैं, क्लोरल से। क्या होता है, CCl3 और CHO.H2O, ये हमारे पास क्या होता है डॉक्टर साहब, क्लोरल होता है। क्या होता है बेटा, ये क्लोरल होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब ये हमारे पास जो हमारे पास क्लोरल होता है इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से करा देते हैं। NaOH, देखो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो कई तरीके से बना सकता है, लेकिन प्योर फॉर्म में अगर पूछा जाए किससे बनता है तो वो क्लोरल से बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, क्लोरल हाइड्रेट है। क्या डॉक्टर साहब, क्लोरल हाइड्रेट है।
इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOH से, ठीक है, हमने किससे कराई डॉक्टर साहब? NaOH से। और NaOH हमारे पास इसमें क्या बना देता है, देखो ये क्या करता है, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले इसकी CCl3 की आपको रिएक्शन बताई थी, या सी उसकी अभी तो बताई थी शायद, हाँ उसमें आइडो फॉर्म में बताई थी, अगर याद रह गया हो तो क्या करता है, CCl3 टूट जाता है, वो इस NaOH का H ले लेगा, तो यहां से क्या बचेगा, CHCl3 बन जाता है, दिस इज क्लोरोफॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले बताई ना, CH3 जो हेलो फॉर्म में पढ़ा रहे थे, CH3 में नहीं होता, CH3 जो होता था वो ब्रेक कर जाता था NaOH के साथ, वहां पे भी तो NaOH लेते थे, वही तो रिएक्शन है, रिपीट हो रही है, बस ये मत कह देना कि ये हमारे पास हेलो फॉर्म है, ये सॉरी ये पूरी हेलो फॉर्म रिएक्शन है, ये तो हमारे पास हेलो फॉर्म क्लोरोफॉर्म बनेगा, लेकिन पूरी रिएक्शन हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं क्लियर, ये हमारे पास क्लोरल होता है, क्लोरल हाइड्रेट इसे बोलते हैं, अभी इसके बारे में और बताते हैं। तो यहां पर NaOH रिएक्शन की, तो इसका OH जो होता है, जो ये CCl3 होता है, ये ऐसे समझो, ये इसका H ले लेता है और क्या बना लेता है, CHCl3 बना लेता है, ठीक है। अच्छा, और क्या बनता है, देखो यहां से ये H2O निकल जाएगा, यहां से ये H2O निकल जाता है, H2O निकल गया। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH बचा, और यहां पर क्या बचा, NaO बचा, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या होता है, जो ये है, ये C डबल बॉन्ड OH ही तो है, और साथ में क्या बचा है, NaO, तो हमारे पास जो बनता है डॉक्टर साहब, वो क्या बन जाता है, देखना HCOONA, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और ये हमारे पास कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड का ये सॉल्ट बन जाया करता है, क्लियर नहीं क्लियर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, NaO और CHO मिलके यहां पर क्या बन जाते हैं, CO, यहां से अगर ऐसे इसको बनाना चाहो तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाता है, ठीक है, ये देखो ये हो गया, और यहां पर ये O और ये Na आ गया, इस साइड से आ गया, क्योंकि H यहां से निकला है तो ऑक्सीजन के साइड से ही वो जुड़ा करता है, क्लियर नहीं क्लियर, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई, ठीक। क्लोरोफॉर्म, अच्छा इसको बहुत ज्यादा दिल से मत लगाएंगे, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे होती है, क्लोरल हाइड्रेट से होती है, किससे होती है डॉक्टर साहब, क्लोरल हाइड्रेट से, जो हमको प्योर फॉर्म में क्लोरोफॉर्म देता है। अच्छा एक बात और समझिए, जो हमारे पास क्लोरल हाइड्रेट होता है, जरा समझिएगा, वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास ये हो गया CH, नहीं CCl3, ये हमारे पास CCl3, और यहां पर क्या होता है, C होता है, और उस पे अगर जो हमने CHO बताया था, CHO डॉट H2O ये बनाया था ना, तो अगर तुम इसको देखो, इसको जोड़ो तो 2 OH तुमको मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 OH, एक OH ये और एक OH ये, गिनो कितने ऑक्सीजन तुमको यहां पर दिख रहे हैं, कितने ऑक्सीजन तुम्हें यहां पे दिख रहे हैं, 1 2 2 हो गए, देखो एक तो H यहां पे लगा होगा ना, एक तो H यहां पे लगा होगा ना, ये वाला H यहां पे लगा होगा, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 OH होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब अगर आप ये बताइए, अभी से पहले हमने बताया था कि एक कार्बन पर 2 OH जो होते हैं, जो हमारे पास जेमिनल जो होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, अगर जेमिनल पोजीशन पे, जेम पोजीशन पे अगर 2 OH लगे हों, या एक कार्बन पे 2 OH लगे हों, तो वो हमारे पास अनस्टेबल हो जाया करते थे, एक मॉलिक्यूल पानी निकल जाया करता था, 2 से एल्डिहाइड बन जाया करता था, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। तो आप पूछेगा सर यहां पर क्या हो गया, डॉक्टर साहब यहां पर हुआ ये कि यहां पर 3 बहुत बढ़िया जो है ग्रुप लगे हुए हैं, देखो ये Cl ये Cl, तो ये हमारे पास जो होता है, ये Cl जो होता है, इसके हाइड्रोजन के साथ जो होता है, और वो वाला Cl जो होता है, इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा देता है। देखो हमारे पास क्लोरीन जल्दी जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कराता है, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्लोरीन भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो अगर पूछा जाए क्लोरल हाइड्रेट में 2 OH जो होते हैं, या जेमिनल पोजीशन में 2 OH के क्यों लग जाते हैं, तो हम लोग ये बताएंगे कि उसमें जो 2 क्लोरीन लगे होते हैं, वो उन OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जो उन्हें स्टेबलाइज करते हैं, जो उन्हें स्टेबलाइज करते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, लेकिन उनको कौन स्टेबल कर रहा है, ये दोनों क्लोरीन मिलकर स्टेबल कर रहे हैं कि भैया तुम रुको जाओ नहीं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा, तो क्लोरोफॉर्म के बारे में सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का क्या क्या कैरेक्टर होता है, मतलब वो एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, किससे बनता है, वो क्लोरल हाइड्रेट से प्योर फॉर्म में बनता है। प्योर फॉर्म में अगर बनाना हो तो वो क्लोरल हाइड्रेट से बनता है। क्लियर नहीं क्लियर? और क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, ये स्ट्रक्चर इसका होता है, और इसमें एक कार्बन पर 2 OH जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि उसके जो 2 क्लोरीन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उसे स्टेबल करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए डॉक्टर साहब इसे नोट कर लिए फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्लियर? चले अब हेडिंग डाल लीजिए, इसी में हेडिंग है थोड़ी सी, ऑक्सीडेशन। अब किसका ऑक्सीडेशन बेटा? क्लोरोफॉर्म का। किसका ऑक्सीडेशन कराना है? क्लोरोफॉर्म का। अच्छा, दो तीन बातें जरा समझो। ये हमारे पास CHCl3, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कर दें, तो बेटा ये एक पॉइजनस गैस बनाता है, उसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस, COCl2। साथ में बनता है HCl। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को कहीं से भी अगर ऑक्सीजन मिल गई तो वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में HCl बनाएगा। बात को समझ रहे ना? इसमें दो तीन पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं। हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म होता है, अगर कहीं धोखे से वो ऑक्सीजन पा गया और साथ में सनलाइट पा गया, तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म जो होता है वो फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट होता है। और फॉस्जीन गैस जो होती है बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। इसका इस्तेमाल जो होता है वॉर गैस की तरीके से भी किया जाता है, वॉर में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। फॉस्जीन गैस छोड़ दी गई है तो लाखों लाखों लोग मर जाया करते हैं। अगर फॉस्जीन गैस कहीं लीक हो जाए तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत पॉइजनस गैस होती है। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म को हमको बचा के रखना होता है। ठीक है, मान लिया क्लोरोफॉर्म कहीं से लेके आए, हम बड़े बड़े उसके हिसाब से लेके आए, क्लोरोफॉर्म लेके आए और किसी को बेहोश करेंगे, पता लगा उसको हमने कहीं खुले में रख दिया। तो जो बॉटल होती है उसमें अगर कहीं से सनलाइट पहुंच गई और कहीं से एयर पहुंच गई, एयर में होती है ऑक्सीजन, तो वो जो बॉटल हम किसी को बेहोश करने के लिए लेके आ रहे हैं वो किसी की मौत की वजह भी बन सकती है, क्योंकि उसमें फॉस्जीन गैस बन जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसलिए कभी भी अगर हम बॉटल लेके आए, या फिर जोक्स अपार्ट, अगर किसी लैब के लिए हम अपने क्लोरोफॉर्म लेके आते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, जो बॉटल होती है वो बहुत डार्क लेनी पड़ती है ताकि उसमें लाइट ना आ पाए। आपको मालूम होगा कि जो ब्लैक चीजें होती हैं वो परफेक्टली तो नहीं होती है, लेकिन ब्लैक बॉडी की तरह जो है वर्क करती हैं, तो वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है ना? तो ब्लैक चीजें जो होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इस वजह से जो बॉटल होती है वो डार्क कलर की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इसमें एक जो है और सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि बॉटल को जो है अप टू द ब्राइम, जो ऊपर उसकी जो सबसे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में डबा डब भरना, मतलब एकदम ऊपर तक भरते हैं कि उसमें कुछ और आना पाए, उसको अच्छे से सील करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक काम और करते हैं, दो काम हो गए, डार्क बॉटल ली, अप टू द ब्राइम भरा, उसको एकदम डबाडब भर दिया पूरा। और थर्ड काम ये करते हैं कि उसमें 1% एथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, जो अगर फॉस्जीन गैस बन भी जाती है तो उसे डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, तो तीन जो है हम इसमें ऐसे काम करते हैं जो हमको उसके जो हमको वो करने चाहिए, मतलब तीन काम ऐसे करने चाहिए जिससे जो है हम फाजिन बनने से क्लोरोफॉर्म को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तीन हमको जो है प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, जो तीनों हमने प्रिकॉशन बताए। अच्छा, मान लिया कोई क्लोरोफॉर्म ले आया हमारे पास। अच्छा, एक बात समझ लेना, और हमको नहीं मालूम है कि उसने पता नहीं हम वो डार्क बॉटल में पहले रखी थी कि नहीं रखी थी, हो सकता है हमको दिखाने के लिए वो डार्क बॉटल में लेके आया हो। ठीक है, या उसमें जो है 1% एथाइल अल्कोहल ना पड़ा हो, या कहीं से उसमें ऑक्सीजन मिल गई हो, वो हमको डिब्बे में सील पैक करके दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने उसको खोला और खोलने के बाद जो है उसके बॉटल को ओपन किया तो उसमें पहले से ही फॉस्जीन अंदर थी, और वो फॉस्जीन बाहर निकली और हमने इनहेल की, और फिर आप लोग जानते हैं, रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्टों ने ये किया कि उसने ये किया कि जो भी क्लोरोफॉर्म आएगा तो क्लोरोफॉर्म में वो या तो AgNO3 डालते हैं पहले, या तो वो AgNO3 डालते हैं, और या फिर वो ब्लू लिटमस जो है पेपर डालते हैं। कैसा बेटा? ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, दो में से कोई एक चीज डालते हैं, या तो वो AgNO3 डालते हैं या फिर वो जो है ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जरा सब इस बात को ये समझ लेना, यहां पर दो चीजें होती हैं। देखो, क्लोरोफॉर्म है, उसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ होगा, अगर की बात कर रहे हैं, तो उसमें फॉस्जीन बनी होगी। फॉस्जीन के अलावा भी तो कुछ बनता है, उस पर तो ध्यान देना चाहिए। HCl कैसा होता है? एसिडिक होता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास अगर AgNO3 डाला और AgNO3 से रिएक्ट करके ये व्हाइट पीपीटी देता है, कैसा व्हाइट देता है पीपीटी, व्हाइट पीपीटी देता है, या ये ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। आपको मालूम है जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। मान लेते हैं कि हमको नहीं मालूम है कि ये जो हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है वो हमारे पास उसमें फाजिन है कि नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, मास्क वास्क लगाया अपना और उसको लेके गए, उसमें से थोड़ा सा जो है लिया और उसमें जो है जो हम AgNO3 डाल देते हैं, या AgNO3 नहीं है तो उसमें लिटमस डाल देते हैं, लिटमस डाल देते हैं। अब सबसे आसान तो लिटमस हो गया, लिटमस जैसे ही डाला, डालने के बाद उसको चेक किया, ब्लू लिटमस डालते हैं और उसको बाहर निकाला, देखा अगर वो ब्लू का ब्लू रहा, कलर चेंज नहीं किया, तो हम कहेंगे जो क्लोरोफॉर्म वो लेके आया है वो प्योर लेके आया है, मतलब अभी उसमें फॉस्जीन नहीं बनी है। भाई फॉस्जीन के साथ HCl भी तो बन रहा है, तो HCl सारा कार्यक्रम करता है, HCl से हम पता लगा लेते हैं, ठीक है, कि उसमें फॉस्जीन बनी है या इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या हमारे पास क्लोरोफॉर्म प्योर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कहीं से HCl या COCl2 तो नहीं है उसमें, तो इससे हम पता लगा लेते हैं, HCl से पता लगा लेते हैं कि उसमें फॉस्जीन बनी है कि नहीं बनी है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा AgNO3 डालते हैं, AgNO3 डालते हैं तो चेक करते हैं, अगर टेस्ट ट्यूब में नीचे हमको कहीं पर भी जो व्हाइट पीपीटी दिख गया, हम कहेंगे भैया गड़बड़ है, इसमें फॉस्जीन भी बन गई है। बात समझ में आ रही है, तो हम कहेंगे ये क्लोरोफॉर्म हमारे पास प्योर क्लोरोफॉर्म नहीं है। तो अगर प्योर क्लोरोफॉर्म चेक करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो AgNO3 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग किसका ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लू अगर रेड हो जा रहा है तो हम कहेंगे प्योर नहीं है, AgNO3 के साथ अगर व्हाइट पीपीटी बना रहा है तो भी हम कहेंगे प्योर नहीं है। अगर ये प्योर है तो ना ये ब्लू से रेड होगा, ना ये AgNO3 जो है व्हाइट पीपीटी देगा। क्लियर, चले बेटा से नोट कर ले, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अब ये हमने पढ़ लिया इसका ऑक्सीडेशन, किसका, क्लोरोफॉर्म का। अब क्लोरोफॉर्म का पढ़ेंगे डॉक्टर साहब नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन, जरा नाइट्रेशन देखिएगा कैसे होता है इसका। देखिएगा हमारे पास CH Cl3 क्लोरोफॉर्म है, किसी का भी नाइट्रेशन कराना हो तो आप लोगों को याद होगा HNO3 से कराते थे, और किसकी प्रेजेंस में H2SO4 लेते थे, NO2 प्लस मिलता था, वो सारी बातें आप लोगों को मालूम है। क्लियर नहीं क्लियर, तो इसमें से होता क्या है, NO2 जो होता है उसके H को हटा जाता है तो यहां पर बनता है CCl3NO2। डॉक्टर साहब इसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन, और उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टीयर गैस, टीयर गैस, आंसू देने वाली गैस, इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन, या इसका नाम होता है टीयर गैस। इसका एक और नाम होता है, इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। एक नाइट्रो ही तो लगा है, बाकी क्लोरो फॉर्म तो है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, या इसका नाम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, या इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। क्या होता है डॉक्टर साहब, क्लोरोपिक्रिन। क्लियर नहीं क्लियर, और इसके ब्रैकेट में लो, इसको टीयर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टीयर गैस। अच्छा, इसका इस्तेमाल टीयर के लिए नहीं होता, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल जो होता है वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे होता है। सॉरी, इसका इस्तेमाल कैसा होता है, इंसेक्टिसाइड की तरह होता है। क्लियर नहीं क्लियर, चलें एक और हमारे पास आजकल जो होता है, वो एक और हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन C6H5COCH2Cl। देखो ये क्लोरो है, ये हमारे पास एसिटोफिनोन है। अगर आप लोगों को याद रहो, एसिटोफिनोन का फार्मूला याद रह गया हो, तो ये देखो एसिटोफिनोन है, ये हमारे पास देखो एसिटो ग्रुप लगा हुआ है ना, इसलिए इसको एसिटोफिनोन बनते हैं, और उसी पे एक क्लोरो भी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हमारे पास जो है आजकल इसका इस्तेमाल भी जो होता है वो हमारे पास लैक्रीमेटर की तरह होता है, मतलब आंसू के लिए होता है, टीयर गैस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं लैक्रीमेटर। ठीक है, अरे लैक्राइमल ग्लैंड नहीं पढ़े हो यार तुम लोग, लैक्राइमल ग्लैंड। क्लियर नहीं क्लियर, अच्छा आपको मेरी शक्ल थोड़ी कम दिखती है ना, इधर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा सा इधर खिसक के खड़े हो जाते हैं, बट आवाज आपको प्रॉपर मिलती रहती है ना। क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है, यहां तक हम थोड़ा सा इतना इस्तेमाल हो पाता है, मेरा बोर्ड का थोड़ा सा जो है बता चुके, सिमिट्री थोड़ी सी जो है ठीक नहीं है, बहुत जल्द जो है इसमें बहुत कुछ चेंजेस करने वाले हैं अगर आप लोगों का साथ रहा तो। चले बेटा, ठीक है, इसका नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया,
इस ये लैक्रीमेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब टीयर गैस की तरह। लैक्राइमल ग्लैंड आपको मालूम ही होगी, सब पढ़ाई है बायोलॉजी में, टीयर के लिए होती है। ठीक है, चलो डॉक्टर साहब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हेडिंग जो आप लोग लगाएंगे वो लगाएंगे रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, देखो रीमर टीमन रिएक्शन जो होती है वो हमारे किससे होती है? अच्छा, रीमर टीमन रिएक्शन का कोई वो बताएगा रिएजेंट? अगर आप लोगों को याद रहेगा ये रीमर टीमन रिएक्शन हमने पढ़ाई थी, इसमें देखो CHCl3 अगर याद रह गया हो, साथ में KOH बेस लेते थे, इससे हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन बनता था। ये हमारा फिनॉल होता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता था। याद है नहीं याद है? भूल गए आप लोग? ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता था। अब एक बात बताइए, अगर इसमें बेस मौजूद है तो वहां से वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एक तो करेगा एसिड बेस रिएक्शन भी करेगा, तो यहां से H को उठा के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या होता है यहां से, देखो कई स्टेप की होती है, इसको शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, आप लोग नीट पढ़ रहे हैं इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। ये हमारे पास OK बन जाएगा। अगर आपने Na लिया है तो ये ONA बन जाएगा। अगर यहां पर आपने यहां पे Na लिया है, चलो Na ले लेते हैं क्योंकि हमने नोट्स में Na डाला है, तो बच्चे वहां पे देखेंगे कहेंगे सर आपने Na नहीं लिया, तो यहाँ पे हमने Na ले लिया। NCERT भी Na लिख रही है तो Na ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये NaOH है। ठीक है, साथ में डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, अगर आप लोगों को याद रहा हो तो ये हमारे पास CHCl2 बनता था, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। याद है नहीं याद है? डाइक्लोरोकार्बिन। अब इसमें जो होता है डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है यहां पे ऑर्थो पोजीशन में लग जाता है, CHCl2 बनता है। अब ये ना पूछना यहां पर H कैसे आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ, इसमें फिर से NaOH डालते हैं और NaOH के बाद फिर एसिड डालते हैं। एसिड क्यों डालते हैं? क्योंकि इस सॉल्ट को, जो ये हमारे पास सॉल्ट है, इसको वापस जो है करने के लिए फिर हम इसमें एसिड डालते हैं। तो एक बार बेस डालते हैं और फिर इसमें NaOH एसिड डालते हैं। तो इससे होता क्या है, जो ये Cl होता है यहां पर 2 OH आ जाते हैं। भाई अगर उसमें हम लोग NaOH डाल रहे हैं, देखो NaOH क्या है, ये NaOH डाला ना, NaOH जो है इसको ढंग से लिख देते हैं, NaOH। जो हमारे पास NaOH होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस करता है ना, एक्वस होता है ना। एक्वस NaOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता था ना, सॉरी हाइड्रोलिसिस मुझसे निकल गया, सब्स्टिट्यूशन करता था ना। अरे अभी हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड ही तो पढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं लिया। अभी हमने शायद लास्ट लेक्चर ही इसी चीज का लिया कल। तो अगर आपको मालूम होगा तो ये OH क्या करता है, क्लोरीन को हटा के वहां पे लग जाता है। अगर एक कार्बन पर 2 OH आ जाए तो वो अनस्टेबल होते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। और वो काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डॉक्टर साहब वो ये नहीं बना लेंगे, देखो। अच्छा, इसमें एसिड चूंकि डाल दिया है तो ये वापस OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 OH को हटा के ये CHO1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको बहुत ज्यादा एक्सैजरेट नहीं कर रहे हैं, इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा एक्सैजरेट नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है इसमें परेशान ना हो जाए, इसमें हौच पौच ना हो जाए। ठीक है ना? तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, अगर पूरा आपको इतना नहीं याद रखना है, देखो आप चूंकि नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो हमने एक इंटरमीडिएट बता दिया। इंटरमीडिएट ये बन सकता है, डाइक्लोरोकार्बिन आपको जोड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसका इंटरमीडिएट पूछा भी गया है, और कहीं ना कहीं इसका जो है हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज भी पूछी गई है। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको CHCl3 साथ में NaOH दिख गया, मतलब यहां पर या तो ये हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन है या कार्बेलेमिन रिएक्शन है। भाई 2 ही रिएक्शन इससे हो रही है, याद करो। वहां पे 2 ही रिएक्शन हमने पढ़ाई थी, एक रिएक्शन और पढ़ाई थी, लेकिन मेन 2 रिएक्शन पढ़ाई थी हमने। वहां पे हमने कहा था अगर आपको CHCl3 और NaOH कहीं दिख रहा है तो या तो मेनली कार्बेलेमिन होगी, देखो कार्बेलेमिन होगी, और या हमारे पास कौन सी होगी, रीमर टीमन रिएक्शन होगी। तो कार्बेलेमिन और रीमर टीमन दोनों में ही जो हमारे पास जो होता है वो कौन सी रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, डाइक्लोरोकार्बिन। याद करो, हमने सब पढ़ाया वहां पर जब हम इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं, वहां पे दोनों रिएक्शन भी कराई है हमने, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद रह गया हो तो। ठीक है, तो होता क्या है यहां पर, देखो CHCl3 NaOH आया, तो यहां पर अगर आप लोग सीधा सीधा समझे तो डाइक्लोरोकार्बिन
डाइक्लोरोकार्बिन अगर आपको ये याद रह गया CCl2, तो आपको एक चीज याद होगी कि OH लगे, OH है, 2 Cl को हटाए के यहां पर 2 OH आ जाएगा और 2 OH जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जैसा है वैसा ही रहने दो और यहां पर एल्डिहाइड लगा दो। बस इतनी सी अगर आपने रिएक्शन याद कर ली तब भी आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। बाकी पूरी उसकी मैकेनिज्म वो सब जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो भी आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हालांकि ये 2 स्टेप 3 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है, हमने एक उसमें करा दी, ठीक। तो अगर आपको कहीं पर समझ में आए कि हमारे पास देखो डाइक्लोरोकार्बिन से कौन कौन सी रिएक्शन होती है, एक हमारे पास कार्बेलेमीन होती है, रिमर्टीमिन होती है। चलो चलें डॉक्टर साहब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप इसमें कार्बेलेमीन रिएक्शन। कार्बेलेमीन तो हम पढ़ा चुके हैं। कार्बेलेमीन रिएक्शन, कार्बेलेमीन में क्या होता है हम कई बार पढ़ा चुके हैं। जो प्राइमरी अमीन होता है, प्राइमरी अमीन याद करो, वहीं पे इंटरमीडिएट में हमने ये पढ़ाया था और हमने कहा था ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी है। अगर हमने आपको याद रह गया हो तो हमने कहा था सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन जो होता है कार्बेलेमीन रिएक्शन नहीं देती। ये किससे रिएक्शन कराते हैं ध्यान देना। यहां पर कुछ भी हो, यहां पर चाहे हमारे पास एल्किल हो चाहे एराइल ग्रुप हो, कोई भी हो, ध्यान देना, कोई भी एल्किल हो या एराइल हो, कोई भी ग्रुप हो, आपको ध्यान यहां पर देना है। कार्बेलेमीन में जो इसका रिएजेंट होता है वो आपका क्लोरोफॉर्म होगा और साथ में NaOH ले लो या KOH ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपकी मर्जी आए। आप KOH लेना चाहो KOH ले लो, इसीलिए बार बार हम लिख देते हैं, ठीक। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर आप लोगों को IUPAC याद रह गई हो तो आप लोगों को याद है, मालूम होगा कार्बेलेमीन का मतलब क्या होता है, NC। कार्बेलेमीन का मतलब क्या होता है, आइसोसाइनाइड, NC। तो ये हमारे पास जो अमीन होता है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है NC में। ध्यान देना, जो हमारे पास अमीन होता है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान देना इस बात को, वो डायरेक्ट आप याद रखेंगे, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बेल अमीन रिएक्शन। क्या डॉक्टर साहब होती है ये कार्बेल अमीन रिएक्शन। अब साथ में क्या क्या बन सकता है, दिमाग लगाओ। पोटेशियम है, क्लोरीन है, तो KCl बनेगा, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है, यहां पर OH दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर वाटर मिल जाएगा। और ये वाला कार्बन जो होता है वो तो यहां पर यूज ही हो गया। बाकी बैलेंसिंग करनी है तो 3 को 3 यहां पे कर दो। अब यहां पर कितना होगा, 3 इधर और 1 4 आपके पास हाइड्रोजन है और यहां पर H2O है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर कितने मॉलिक्यूल बेटा पानी लोगे, इसको करो 3 3। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इधर, 1 4 और 2 6, तो यहां पर 3 वाटर भी ले लेंगे। ये आपकी कार्बेल अमीन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब कार्बेल अमीन रिएक्शन कौन नहीं देता है, कौन नहीं देता, ध्यान देना। अगर आपको कहीं पर लिख के दे दे कार्बेल अमीन रिएक्शन कौन नहीं दे रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अगर कहीं सेकेंडरी अमीन ऐसा मिल जाए NH, ठीक है, या कहीं पर टर्शरी अमीन मिल जाए। ध्यान देना, जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे प्राइमरी अमीन क्या होता है, सेकेंडरी अमीन क्या होता है, टर्शरी अमीन क्या होता है, वो जरा एक बात तो समझ लें कि जिस नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होगा या एको नहीं होगा, जिसके पास 2 होंगे वो प्राइमरी होगा, जिसके पास 1 होगा वो सेकेंडरी होगा और जिसके पास कुछ नहीं होगा वो टर्शरी होगा। जिसके पास एको हाइड्रोजन नहीं वो टर्शरी अमीन, जिसके पास 1 हाइड्रोजन वो सेकेंडरी और जिसके पास 2 हाइड्रोजन वो हमारे पास प्राइमरी अमीन हुआ करता है। तो ये वाली कार्बन अमीन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन दिया करता है, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन नहीं दिया करता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे एन मिथाइल एनिलीन, अब अगर पूछा जाए एन मिथाइल एनिलीन, अगर आप लोगों को याद रह गया हो तो, अगर आप लोगों को याद रह गया हो, इसके सबके नॉमेनक्लेचर हमने बहुत कराए हैं। IUPAC जब पढ़ाते थे तो हम यही कहते थे, आप लोग पूछे सर कितने नंबर का आएगा, हमने कहा नंबर ना पूछो, ये ऑर्गेनिक में काम आता है। एन मेथाइल, देखो ये एन से सेपरेट है ना, तो उसको एन मेथाइल अलग कर दिया और ये है तो एनिलीन ही, ठीक। क्या ये हमारे पास, इसका नाम जरूर लिखेंगे, एन मेथाइल एनिलीन। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये हमारे पास जो होता है कार्बेल अमीन रिएक्शन शो करेगा, अरे नहीं करेगा डॉक्टर साहब,
क्यों? जरा नाइट्रोजन को चेक करो, ये कौन से अमीन हो गई बेटा? देखो इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अमीन हो गई। बाकी समझदार तो बच्चे जानते ही हैं प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से, एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, दो से जुड़ा हुआ सेकेंडरी, और तीन से जुड़ा हुआ तो टर्शरी। ठीक है, ये तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई बच्चों को समझने के लिए। हाइड्रोजन से भी आप याद कर सकते हैं, अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और अगर एक को नहीं है तो टर्शरी, और अगर दो है तो वो प्राइमरी। अच्छा, एक और नाम लिखिए, अगर आपको कहीं पर मिल जाए N, डाई मेथाइल एनिलीन। अच्छा, ये तो एनिलीन हो जाता है, देखो ये, और N ही पर अगर दो मिथाइल लग जाए, एक देखो CH3 और एक ये CH3, ठीक है ना? तो ये अगर पूछा जाए कि ये हमारे पास क्या कार्बोलेमिन रिएक्शन शो करेगी, तो ये भी कार्बोलेमिन डॉक्टर साहब शो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसको जब चेक करोगे तो ये टर्शरी आएगा। देखो इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, ऊपर देखो लिखा है, ये टर्शरी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना ये ना ये। अगर हम आपसे पूछा जाए N मेथाइल एनिलीन हो या N मेथाइल एनिलीन हो, कोई भी कार्बोलेमिन रिएक्शन शो नहीं कर पाते, क्योंकि ये दोनों सेकेंडरी एंड टर्शरी होते हैं। हमारे पास कार्बोलेमिन टेस्ट कौन देता है? टेस्ट के तरीके से इसको लिया जाता है। कार्बोलेमिन टेस्ट कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है। सवाल आपसे घुमा के पूछ सकता है कि एक हमारे पास जो है टेस्ट ट्यूब है, या कुछ भी बता सकता है, जार वगैरह जो भी उसको समझ में आए, ठीक है, उसमें कहा कि हमारे पास अमीन है, कि तो हमको नहीं, वो कहता है हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है। वो कहता है हमको नहीं समझ में आ रहा है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग CHCl3 क्लोरोफॉर्म और 3 मॉलिक्यूल KOH के डाल देते हैं, 3 मॉलिक्यूल KOH के डाल देते हैं। अगर वो रिएक्शन हो जाती है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे पास कैसा है, वो हमारे पास कार्बोलेमिन रिएक्शन दे रहा है। और अगर वो नहीं बनता है तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो हमारे पास जो होता है कार्बोलेमिन रिएक्शन नहीं शो कर रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई एक टेस्ट ट्यूब लिया, नहीं समझ में आया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, मान लिया हम तुमसे पूछे, या तुम हमसे पूछो, या कोई भी किसी से पूछे, ये हम तुम कोई किसी, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मान लिया कोई टेस्ट ट्यूब भागता हुआ बच्चा लेके आया, कल साकिब सर ये बताइए कि ये हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है, ये अमीन है, कौन सी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है। अच्छा ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने जो है CHCl3 डाल दिया, KOH डाल दिया, और डालने के बाद देखा रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब आपको चेक करना था कि इसमें बना क्या। कैसे आप बताएंगे कि रिएक्शन हुई? नहीं समझ रहे हैं भाई, रिएक्शन कैसे पता लगेगा कि उसमें रिएक्शन हुई? ठीक है, तो उसमें बनता आइसोसाइनाइड। तो अगर आप होंगे तो उसको टेस्ट करके देख लेंगे, हालांकि बताने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन हम तो टीचर है ना, हम होशियार हैं, आपसे बहुत होशियार हैं, ठीक है, काबिल हैं, बहुत बहुत जो है स्मार्ट एंड हैंडसम एंड बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट, मतलब हर चीज़ है हम। तो हम क्या करेंगे, उसे टेस्ट नहीं करेंगे, उससे सूंघ के देखेंगे। अगर उसमें बैड स्मेलिंग आ रही है तो हम कहेंगे आइसोसाइनाइड बना है। और आप जो है कभी कर मत देना, वो जो होता है बड़ा पॉइजनस होता है आइसोसाइनाइड, आपको मालूम होगा, साइनाइड से भी ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो मजाक की बात कर दी, हालांकि अपनी तारीफ हम बहुत कम करते हैं, लेकिन अपनी तारीफ करने में विश्वास भी करते हैं, मजाक में। अच्छा, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, आप लोगों को मालूम है? सेब में भी आइसोसाइनाइड होता है, साइनाइड होता है, सॉरी साइनाइड नहीं, साइनाइड। सेब में भी साइनाइड होता है, क्या मालूम है आपको? जो सेब का बीज होता है ना, उसमें एक्चुअल में साइनाइड नहीं होता, उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं एमेक्डेलिन होता है। तो एमेक्डेलिन जो होता है, अगर उसको हम लोग खा लेते हैं उस सेब के बीज को, तो वो हमारे जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके एमेक्डेलिन जो होता है वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए सेब के बीज खाने से बुजुर्ग हमको मना करते थे, तो हम उनकी बातें नहीं मानते थे। भाई क्या इनको मालूम है, हम तो पढ़े लिखे साइंस पढ़ रहे। जब साइंस ने बताया तो समझ में आया। अच्छा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इतना कम अमाउंट होता है मैकडैलिन का कि अगर आप कुछ सेब के बीज खा भी जाएं तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक जगह है अमेरिका में, एक मर्डर मिस्ट्री पुलिस वालों ने सॉल्व की थी। ऐसे ही एक लेडी, मतलब एक जो लेडी थी वो डॉक्टर थी, उससे मालूम था उसे अपने हस्बैंड को मारना था। तो उसने क्या किया, अब भाई साइनाइड अगर कहीं नॉर्मली आप कहीं से खरीदिएगा
तो केमिकल किसी केमिकल से खरीदेगा तो पहली बात आपको पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात उसमें सब चीज़ लिखा जाएगा, लाइसेंस भी होगा तो उसमें लिखा जाएगा कि आप ले गए क्यों ले गए। तो अगर किसी की साइनाइड से मौत हो जाती है तो फिर सबसे पहले वही खंगाले जाते हैं कि भाई कहाँ से कौन साइनाइड लेके गया था। तो वो बहुत चालू थी। उसने क्या किया, बहुत सारे सेब मंगाए, बहुत सारे, कई सारे सेब, अब कोई अमाउंट नहीं, बहुत ढेर सारे सेब मंगाए। जो न्यूयॉर्क पुलिस का, शायद न्यूयॉर्क का ही ये वाकया है, न्यूयॉर्क पुलिस ने जो है इसको जो है रिपोर्ट किया था। मेरी एक आंटी है वो बता रही थी, वहाँ पर उनसे बातचीत हुई तो वो बता रही थी, बड़ा अच्छा केस था तो हमने कहा आप लोगों से शेयर किए। तो उसने क्या किया, वो सारे बीज को उठाया, जितने सेब काट के फेंक दिए, बीज जो है उसके निकाले, जो उसके सीड्स होते हैं, फिर उसकी लुगदी बनाई और वो लुगदी बना के जो है अपने हस्बैंड को दे दी। ठीक है, अब वो हस्बैंड तो खा गया, पता नहीं क्या बहाना, जो भी बहाना बना के उसे दी हो वो खा गया और वो मर गया। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो उसमें निकला साइनाइड। अब जब साइनाइड निकला तो पुलिस वाले परेशान, ये साइनाइड आया कहाँ से। तो इत्तेफाक से एक जो वहां पर जो पुलिस वाला था उसने बहुत सारे सेब देख लिए और वो साइंस पढ़ा हुआ था, साइंस का स्टूडेंट आया हुआ था, उसके कुछ दिमाग में समझ में आया। तब फिर उसने, फिर जब उसको वाइफ को लेके गए, फिर जाहिर सी बात है आपको मालूम है 3rd डिग्री 4th डिग्री जो भी हो वो दिया हो उन्होंने, तो उसने को बोला कि भाई हाँ हमने क्या किया था, हमको मालूम था कि इससे सेब से ये हो सकता है, तो बाकी यू नो द रेस्ट। ठीक है, चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी बातें हम लोग को मालूम हो गई कि कौन कौन से हमारे पास कार्बोनिल टेस्ट देता है, कौन सा कार्बोनिल टेस्ट नहीं देता है। क्लियर नहीं क्लियर? चले नेक्स्ट आ जाए बेटा, हेडिंग लगा ले हाइड्रोलिसिस। अब एल्किल हैलाइड में अगर हमारे पास कोई मोनोक्लोरो है, CH3Cl ऐसा है, मोनोक्लोरो है, ध्यान देना मोनोक्लोरो है, तो वो हमारे पास अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेटा हम लोग 2 तरीके के हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बताएंगे आगे। यहां पर अभी इसी में बता रहे हैं, NaOH है तो OH इसको Cl को हटा देगा, तो ये हमारे पास CH3OH बन जाया करता है, हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा, या हमारे पास सेकेंडरी पे लगा हुआ तो सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, मतलब एल्कोहल बनेगा। क्लियर? अगर हमारे पास डाइक्लोरो है, अब डाइक्लोरो कैसे हो सकता है, या तो हमारे पास डाइक्लोरो जो होगा वो हमारे पास दोनों OH जो होते हैं वो एक ही कार्बन पे लगे होंगे। ठीक है, या ऐसे समझ लेते हैं, डाइक्लोरो ये है, ठीक है, इसमें NaOH डाला तो दोनों क्लोरीन हटेंगे और दोनों क्लोरीन की जगह पर 2 OH आ जाएंगे, और हमको मालूम है एक कार्बन पर 2 OH जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो काहे में कन्वर्ट हो जाता है डॉक्टर साहब, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HCHO बना लेगा। क्लियर नहीं क्लियर? देखो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एक कार्बन का एल्डिहाइड हो गया। अगर हमारे पास ध्यान देना डॉक्टर साहब, अगर हमारे पास विस ये हमारे पास जेम डाइहेलाइड है, ये हमारे पास विस डाइहेलाइड है, ठीक है, इसको एल्काइलिन बोलते हैं, इसको एल्काइलिडीन बोलते हैं, याद है नहीं याद है? ठीक है, तो ये विस डाइहेलाइड है। अगर इसमें हमने NaOH डाला तो यहां पर क्या बनेगा डॉक्टर साहब, CH2 OH और यहां पर OH, और अगर 2 OH एडजस्टेंट पे आ जाते हैं तो डॉक्टर साहब उससे ग्लाइकॉल बोला करते हैं। तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर मोनोक्लोरो है तो नॉर्मल एल्कोहल बनना है, अगर वो डाइक्लोरो है तो डाइक्लोरो या तो विस होगा, या तो जेम होगा, या तो विस होगा। अगर जेम डाइहेलाइड है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर वो विस डाइहेलाइड है तो वो ग्लाइकॉल में कन्वर्ट होगा। देखो कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा नहीं NaOH के साथ? अबे हाइड्रोलिसिस में NaOH ही तो होता है, एक्वस NaOH लेते हैं यार, भूल गए तुम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था। ठीक है, क्या होगा, इसका OH जो होता है इसके Cl को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहां पर 2 मॉलिक्यूल NaOH लगेंगे, क्यों? क्योंकि 2 Cl है, यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल NaOH लगेंगे क्योंकि 2 Cl है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा है। नेगेटिव पार्ट क्या होगा, हेलोजन को हटा रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात और समझू, अगर हमारे पास ट्राइहेलाइड है लाइक CCl3, अब CCl3 कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है CHCl3, इसलिए बॉन्ड छोड़ दिया हमने। अगर हमने इसमें NaOH, अच्छा इसमें NaOH डाला, ध्यान देना, तो कितने NaOH मालूम है लगेंगे आपको? मालूम है 3 NaOH लगेंगे, और तीनों NaOH क्या करेंगे, यहां पर 3 OH, तीनों Cl को हटा के 3 OH लगा देंगे। ठीक है, चलो आपको मालूम है एक कार्बन पर 2 OH जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो 3 भी अनस्टेबल होंगे।
तो इससे क्या होगा डॉक्टर साहब, इससे क्या होगा, यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा। जब यहां से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है COOH बनता है, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा ठहरिएगा, जरा ठहरिएगा, अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने बात समझना, वो अगर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले यहां से क्या मौजूद है, बेस। अब बेस के हम गिन के 3 मॉलिक्यूल थोड़े ना टप 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 ऐसे तो डालेंगे नहीं कि 3 मॉलिक्यूल डाल रहे, 3 हमने जो है बूंदे डाल दी, एक बूंद में एक NaOH है, हमने ऐसे तो है नहीं, हम कुछ अमाउंट डालते हैं, हम गिन के तो डाल नहीं पाते हैं। तो हमारे पास यहां पर NaOH अभी बचा हुआ होता है, ठीक है। अब यहां पर बना है एसिड और NaOH पहले से मौजूद है, तो हमारे पास एसिड और बेस मिलकर क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एसिड ना मिलकर के सॉल्ट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर हमने इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, देखो H3O+, देखो ये भी हाइड्रोलिसिस, अब देखो ये भी हाइड्रोलिसिस होती है, ये भी होती है, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है और ये एसिडिक, ठीक है, वो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। इसमें भी बेटा वही बनेगा, COH, दूसरा OH, तीसरा OH, और इसमें भी एक मॉलिक्यूल वाटर यहां से एलिमिनेट होगा और यहां पर जो बनेगा वो एसिड बनेगा। अगर देखो हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई तो हमारे पास एसिड बनेगा, अगर हमने बेसिक हाइड्रोलिसिस कराई तो हमारे पास एसिड नहीं, सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। बात को कहीं लिख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ में आ रहा है, NaOH से कराएं चाहे H3O+ से कराएं, ठीक है। अगर आपके पास मोनोक्लोरो है तो कोई बात नहीं, अल्कोहल बनेगा। डाइक्लोरो है तो चेक करेंगे जेम है कि विष है। अगर हमारे पास जेम है तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, विष है तो ग्लाइकोल बनेगा। अगर हमारे पास ट्राइक्लोरो है, जैसा कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्राइक्लोरो हमने पढ़ लिया या ट्राइआइडो पढ़ लिया, तो उसमें क्या होगा, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो 2 तरीके के करा सकते हैं, एसिडिक 2 तरीके के हो सकती है, हो तो सब में 2 तरीके की सकती है, लेकिन यहां पर 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम लोग इसमें एसिडिक करा रहे हैं तो एसिड बनेगा, बेसिक करा रहे हैं तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना समझ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ाने में। अच्छा, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, चले चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको एक रिएक्शन कराते हैं। अच्छा देखें, अगर हमारे पास ये पॉइंट कहीं पर टिक मार करके लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, RCOCl, ऑयल क्लोराइड है, COCl, ये हमारे पास ऑयल क्लोराइड है, ठीक है। अब इस ऑयल क्लोराइड की अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वही अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई तब ये हमारे पास RCOCl जो होता है काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH। देखो क्या करना है, Cl को हटा के OH लगाना है। अरे कुछ बूझत बानी, कुछ समझ आवत बानी, रात का 1 बज रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, अकेले ही लगे पड़े हैं, सब सोए पड़े हैं। अगर यहां पर देखा जाए जो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं उसमें Cl को हटा के OH तो लगा रहे हैं, जितनी भी हाइड्रोलिसिस कराई अभी हमने एल्किल वाले में, तो देखो यहां पर भी वही तो किया, यहां पर Cl को हटा के OH ही तो लगाया, देखो यही तो एसिड बन गया। लेकिन अगर हम लोग यही RCOCl की रिएक्शन हम लोग NaOH से करा दें डॉक्टर साहब, NaOH से, ये हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिसिस है, काम इसमें भी वही होना था। क्या होना था, RCO था, वो तो वही है, Cl को हटा के OH लगाना था, हाइड्रोलिसिस यही तो हो रही है, ठीक है। बनना एसिड था, चूंकि बेस पहले से मौजूद है इसलिए इसमें जो बन जाएगा वो एसिड नहीं बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए नोट करें बेटा, जल्दी से नोट करें, समय नहीं है, समय सीमा आपकी समाप्त हो रही है, बहुत जल्दी चले। हाँ अच्छा, अगर अब हम आपसे बोल दें, अगर हम ये कह दें कि चलो क्लोरोफॉर्म है हमारे पास। अच्छा, आप लोग क्या होता है जब तक पढ़ाओ तो आप लोग बड़ा जो है समझते हो,
क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक समझे ना तो आपको बात तक याद रहता है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्राइक करना चाहिए। हमने कहा चलो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हमने एक्वस KOH से करा दी। अब आप लोग बैठे ये सब क्या हो गया, कोई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको ये याद रहा हो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, या एक्वस NaOH या एक्वस KOH कुछ भी ले सकते हो, चलो NaOH ले लो यार, एक्वस NaOH। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये हाइड्रोलिसिस है। और कौन सी हाइड्रोलिसिस है ये हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो अगर हमारे पास ट्राइक्लोरो होता है तो उससे एसिड बनता है, लेकिन अगर बेस हो तो हमारे पास एसिड नहीं बनेगा, एक कार्बन का सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। देखो डायरेक्ट बना रहे हैं, बाकी अगर बीच किसी को मिड के स्टेप करने हैं तो वो आराम से करें, शॉक से करे। 3 Cl हटाए, 3 OH लगाए, फिर 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाले, एसिड बनाए, एसिड बनाने के बाद फिर सॉल्ट बनाए। इससे अच्छा आप इसको देखो, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी लें, उसको अच्छे तरीके से समझ भी लें। क्लियर नहीं क्लियर? चलें नेक्स्ट जो है, इसमें जो है नेक्स्ट हेडिंग जो है आप लोग लगा लें। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएं, आप पहले एक क्वेश्चन बताएं। चलो एक क्वेश्चन बताएं, CCl4 CHCl3 तो हो गया, CCl4 की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराना चाहें तो क्या हो पाएगी? हाइड्रोलिसिस कराना चाहें क्या हो पाएगी, जल्दी बताएं। अगर हम लोग CCl4 की हाइड्रोलिसिस कराना चाहें तो डॉक्टर साहब वो नॉर्मली नहीं होती, ध्यान देना। पूछा जाए CCl4 की हाइड्रोलिसिस होगी, आप कह देंगे नहीं होगी। पूछा जाएगा क्यों नहीं होती है, आप कह दिएगा कार्बन के पास d सब ऑर्बिटल नहीं होता, d ऑर्बिट नहीं होता, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती। ध्यान देना, जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है उनको उसमें जो होती है हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती। तो क्या कभी इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती? हाँ, इसमें ड्रास्टिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस हो पाती। ध्यान देना, CCl4 में नॉर्मली हाइड्रोलिसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, क्यों, इसकी वजह क्या होती है ये कभी फिर बताएंगे, इनऑर्गेनिक में बताएंगे, इनऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, चले यहां पे आपसे पूछा जाए क्या इसमें कभी नहीं होती? हाँ होती है, हाँ होती है। अगर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH ले लिया और साथ में बहुत सारी हीट दी, इसको बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में ना हो उसको ड्रास्टिक कंडीशन बोलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, KOH हो जाएगा। अब KOH क्या करेगा, कितने OH इसमें लगाएगा, 1 2 3 और ये हमारे पास 4। अब एक कार्बन पे दो OH जो है अनस्टेबल हो गए, होते थे तो 4 तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गए। तो सारा काम वहीं पे होगा, लेकिन ध्यान देना सारा काम वैसे ही होगा, लेकिन इसमें एक चीज ये होगी कि इसमें 2 मॉलिक्यूल पानी निकालेंगे। देखो, एक मॉलिक्यूल पानी ऊपर से निकलेगा और एक मॉलिक्यूल पानी जो होता है वो यहां से निकलेगा। ये देखो, ये निकल गया। ठीक है, यहां से दोनों मॉलिक्यूल पानी निकल गए। अब बताओ यहां पे क्या बचा। अब ये कार्बन यहां पर जुड़ गया, ये यहां पे जुड़ गया, ये बॉन्ड यहां पे जुड़ गया, ये बॉन्ड यहां पे जुड़ गया, तो ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O अगर आंख वाले हो तो ये बताओ, आंख वाले हो मतलब अगर कॉमन सेंस रखते हो तो ये CO2 नहीं है। तो अगर CCl4 का हम लोग जो है हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेटा वो हमको क्या देगा, CO2 देगा। अच्छा, और समझो, और समझो, CO2 यहां पर मौजूद है और यहां पर हमारे पास KOH है। तो KOH और CO2 जो है आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये रिएक्ट करके बेटा कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, K2CO3 में कन्वर्ट हो जाया करता है। तो जरा समझो, अगर हमने CCl4 की हाइड्रोलिसिस करा दी तो एंड में प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, K2CO3 कार्बोनेट मिल रहा है। ठीक है, देखो ये हमारे पास KOH होता है, इसके यहां ये हमारे पास CO2 होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करके K2CO3 बना लिया करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही अच्छी तरीके से? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रही है तो आप लोग जो है मजा आ रहा होगा आप लोगों को।
अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। देखो डॉक्टर साहब, हम पहले बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। देखो बेंजीन अगर कह रहा है तो बेंजीन तो होगी होगी। डाई एजा का मतलब नाइट्रोजन, एजा जो होता है वो किसके लिए यूज करता है, नाइट्रोजन के लिए, तो यहां पर 2 नाइट्रोजन हो गए, ठीक। और हेलाइड का मतलब यहां पर एक्स हो जाएगा, और कहीं पर भी आईयूएम, एजोनियम बोल रहा है ना, एजो का मतलब एजोनियम बोल रहा है ना, अगर कहीं पे आईयूएम लग जाए तो डॉक्टर साहब उस पर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक। अब बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है, सॉरी अभी क्लोराइड नहीं हैलाइड है। अब इससे क्या होता है, इससे हम लोग क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड और साथ में साइनाइड बनाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान देना, ये हमारे पास जो डाइएजोनियम हैलाइड है, इससे हम लोग क्लोराइड मतलब क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, या तो ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे, आइडोबेंजीन बनाएंगे, फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे, ठीक है। हमको ये बनाना है यहाँ पर, ठीक, क्योंकि एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, साथ में साइनोबेंजीन ही बना लेंगे, ठीक। देखना, हमारे पास एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सैंडमेयर, उनका नाम था सैंडमेयर। उन्होंने क्या किया, यहां पर क्या लिया, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड लिया। क्या लिया बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड लिया। अब ध्यान देना, सबसे पहले उन्होंने यहां पर क्या लिया, CuCl लिया और साथ में HCl लिया, CuCl लिया, साथ में HCl लिया, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो हमको क्लोरोबेंजीन मिल गया। देखो इस वाले हैलाइड से कोई मतलब नहीं है, कौन सा हैलाइड से मतलब है, जो यहाँ Cu के साथ है, तो यहां पर जो मिला वो क्लोरोबेंजीन मिला, और जो इसका प्रोडक्ट N2 तो इसमें निकलता ही निकलता है, वो आपको हर जगह N2 निकलता हुआ दिखाई देगा। ये N2 पूरी अपना जो है गैस के फॉर्म में निकल जाता है, बाकी सारी इसमें जो है बाई प्रोडक्ट है, उन्हें हम नहीं जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो होता है मेन प्रोडक्ट जानेंगे। अच्छा, अगर उसने इसमें CuBr लिया, पहली बार उसने CuCl लिया और साथ में उसका एसिड लिया HCl लिया, फिर उसने क्या किया, CuBr लिया और साथ में उसी का एसिड HBr ले लिया। अब की जो प्रोडक्ट डॉक्टर साहब बन के आया, ये सैंडमेयर कर रहा है, चेंज करते जा रहा है। यहां पर ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन आया। फिर क्या किया डॉक्टर साहब, उसने फिर एक खेला और खेल दिया, उसने यहां पर CuCN लिया और साथ में HCN ले दिया। अब यहां पर जो HCN है डॉक्टर साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्लस में है, CuCN साथ में HCN, क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर जो बना डॉक्टर साहब, ये देखो यहां पर जो बना वो ये CuCN का CN यहां पे लग गया, तो क्लोरो यहां पर क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ पे CN जुड़ गया, ठीक। चूंकि इसको सैंडमेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था, तो इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। किससे हो रही है, ये हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लिया करो, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस लगा लिया करो, ये बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड से ये रिएक्शन हो गई। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, ये चौक उठा लेते हैं हम, चलो डॉक्टर साहब, अब इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर, इसमें आप लोग सैंडमेयर लिख लीजिएगा। अच्छा, एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गटरमैन। गटरमैन ने कुछ नहीं किया, उनका देखे देखी, जैसे नहीं होता है, कभी कभी होता है कि जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में क्या होता है, आपके मोहल्ले में होता है, आपके गांव में होता है, कभी कभी मान लिया आप, पहले बहुत चलन चला था कि एक बच्चा गया, उसने कहीं से इंजीनियरिंग, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने नाम लिखा लिया, तो अब पूरा गांव उसी के पीछे लग गया। होता नहीं होता है? बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये एक जो है ना हिरस जिसे बोलते हैं, वो होती है। हालांकि अगर एक गांव से एक कोई गवर्नमेंट मेडिकल सीट पा जाता है तो पूरा गांव नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस रास्ते में मेहनत बहुत है। जो पीछे पीछे चलते हैं वो ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे मेहनत नहीं होती है, जो भेड़ चाल जिसे नहीं बोलते हैं। मान लिया कोई एक गाँव का, आपके गाँव या कोई कस्बे का निकल के आया और उसने जो है कोई काम किया, कोई कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी काम किया कोई, और उसमें सक्सेस पा लिया, तो पूरा गांव फिर वही काम करना शुरू कर देता है, ठीक। लेकिन जहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है वहां को नहीं जाता। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो है दिलेर लोग आते हैं, दिलेर जो अपना तन मन धन सेक्रीफाइस कर सके, वो यहाँ पे आते हैं।
और उसके बाद उसको चीज़ों को मिलती है। अभी कल की बात है, कल शाम में जो है हमारे एक चाचा हैं डॉक्टर निहाल अजमत, उनका कल वलीमा था। तो उसमें एक हमारे साथ जो है गंज में फिज़िक्स पढ़ाते हैं, अब तो फिज़िक्स वो नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ाते थे, बहुत वेल नोन नाम था उनका, नाम था डॉक्टर आसिफ मुश्ताक। हमारे बैचमेट रहे हुए हैं, साथ में पढ़े हुए हैं, KGMC से MBBS उन्होंने किया हुआ है। तो वो कल मिले, तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे आए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करने लगे, प्राइवेट की बात करने लगे, ठीक है। तो उन्होंने बड़े उसने जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सरकारी वाले होते हैं, गवर्नमेंट वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट जो है सीट पाते हैं। तो वो चीज़ एक वो लेवल ही है अलग है, वो एक मज़ा है, वो एक नशा है, वो एक अचीवमेंट है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने ये अचीव किया है। ये बात आप समझिए। तो जो लोग जो इस फील्ड में आए हैं और उनको जो है हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है, हम लोगों ने स्ट्रगल किया, सबने स्ट्रगल किया है। आप लोगों की तरह परेशान होते थे, आप लोगों की तरह कभी कभी ऐसा होता था कि कहते थे अभी बहुत कोर्स पढ़ा है, रिवाइज नहीं हो रहा है, टेंशन में आ जाते थे। आज ही बच्चे यही हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने देखा कि कोर्स बहुत सारा रिवाइज नहीं हो रहा है, टेंशन में आ गए। नहीं, मेरी बात हमेशा मान लेना, कभी ये मत देखना कितना कोर्स बाकी है, कितना बचा है। आपको लास्ट तक पढ़ना है। अगर आपने लास्ट तक पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने लास्ट तक नहीं पढ़ा, 50 बहाने ऐसे मिलते हैं जहां पे आपको गिव अप करने का मन करेगा कि यहां से हम गिव अप कर दें, यहां से हम गिव अप कर दें। क्योंकि आप अब जो आपका ब्रेन होता है वो तो सीधा और सरल रास्ता चाहता है कि हम किसी और पे ब्लेम थोप के निकल लें। नहीं, ब्लेम नहीं थोपना है, आपको करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं रही? चलें बेटा, इसे नोट करें। अच्छा हाँ, तो हमारे पास एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हमारे पास गटरमैन। उन्होंने काम क्या किया, जो काम सैंडमेयर कर चुके थे बिल्कुल वही काम किया। बस उन्होंने क्या किया, यहां पर जो हमारे पास ये CuBr है, वहां पर जो जैसे CuBr और CuCl था, तो यहां पर उन्होंने सिर्फ Cu ले लिया और यहां पर भी Cu ले लिया, Cu प्लस HCl, Cu प्लस HBr। तो इसका वाला Br जाके यहां पे लग गया तो यहां ब्रोमोबेंजीन, इसका वाला Cl यहां पे लग गया तो इसको क्लोरोबेंजीन। तो उन्होंने इसका अपना नाम दे दिया, इसका नाम कह दिया उन्होंने गटरमैन रिएक्शन। क्या बोल दिया डॉक्टर साहब? गटरमैन रिएक्शन। अच्छा, क्या गटरमैन रिएक्शन से साइनाइड बनता है? गटरमैन रिएक्शन से साइनाइड डॉक्टर नहीं बनता। क्लियर नहीं क्लियर? तो सैंडमेयर रिएक्शन हो गई और अब आपके पास गटरमैन रिएक्शन हो गई। सैंडमेयर से क्या बना? क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड वाला प्रोडक्ट बना। उससे गटरमैन से कौन सा बना? सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन बचा। अच्छा, फिर वही नाइंसाफी किसके साथ? फ्लोरीन के साथ और आयोडीन के साथ। फ्लोरीन के साथ और आयोडीन के साथ। देखो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है तो जरा समझना, C6H5N2X अगर लिख दे तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, वही बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड है। ठीक है, अब यहां पर आयोडाइड बनाने की बारी आ गई। 3 नंबर पे आयोडाइड बनाइए। पहले पे क्लोरीन ब्रोमीन तो हमने बना डाला। अब यहां पर इसका जब आयोडाइड बनाया जाता है तो वहां पर जो हमने रिएजेंट लिए, देखो CuCl HCl, CuCN HCN, CuBr HBr, कौन सा हुआ? सैंडमेयर का हो गया। हमारे पास अगर खाली CuHCl CuHBr ले लिया, वो कौन सा हो गया हमारे पास? गटरमैन का हो गया। यहां पर जो रिएजेंट लिया जाता है डॉक्टर साहब, वो Ki लिया जाता है। रिएक्शन बहुत आराम से हो जाती है, C6H5I बन जाता है और बाकी आपको मालूम ही है इसमें क्या बन जाएगा, N2 बाहर निकल जाता है और साथ में KX बन जाएगा। आपको मालूम है हमेशा N2 गैस तो बाहर निकलती है, वो N2 के फॉर्म में ही निकलता है। जितनी भी रिएक्शन कराएंगे सब में यही होगा, इसमें KX बन जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास क्या बन गया बेटा? ये आयोडीन का भी प्रोडक्ट बन गया। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास हमको फ्लोराइड बनाना, ध्यान देना, फ्लोराइड बनाना है। अब देखो फ्लोराइड बनाना तो रिएजेंट आपको याद रखने हैं। फ्लोराइड का एक ही तरीका है, अगर हमने फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो यही एक तरीका है बनाने के लिए। हमने क्या लिया? पहले बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड लिया, फिर उसके बाद जो होता है इसमें हम HbF4 लेते हैं। HbF4 क्या होता है? पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो यहां से -HX कर दो, HX निकल जाता है, ये H और ये X ये निकल जाता है, ये पूरा का पूरा B4 उसमें जाके जुड़ जाता है। तो यहां पर जो
कॉम्प्लेक्स बना वो C6H5N2 पहले ही सही था, साथ में BF4 भी आ गया, इसमें बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर अब क्या होता है, ये अब डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है ये आगे डिकम्पोज होता है, तो यहां पर क्या बनता है C6H5, इसका एक फ्लोरीन यहां बच जाता है। ठीक, उसके बाद क्या बचा आपको मालूम है, यहां से N2 तो निकलना ही निकलना है, N2 तो बनना ही बनना है, साथ में यहां से एक फ्लोरीन तो इस पे लग गया, यहां पे क्या बना डॉक्टर साहब, BF3 बन जाया करता है। ये हमारे पास फ्लोराइड का एक लौता जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो फ्लोराइड यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, फ्लोराइड बनाने का एक इकलौता तरीका है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, एक बात और समझो, अगर हमने इसमें जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है यहां से लिख दें, ऐसे 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 एरो बना के लिखते हैं, ऐसे ऐसे दिख रहा होगा। अगर इसमें हमने NaNO2 डाल दिया, देखो यहां से इस कॉम्प्लेक्स से बात कर रहे हैं, अगर हमने इसमें NaNO2 डाल दिया और साथ में कॉपर मेटल ले लिया, कॉपर मेटल लिया, ध्यान देना यहां से जो ये कॉम्प्लेक्स बना है वहां से बात कर रहे हैं, देखो यहां से तो ये प्रोडक्ट बन गया डायरेक्ट, यहां से ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, बस हल्का सा हीट करना पड़ता है, यहां से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां पर आइए, अगर यहीं से हमने NaNO2 और कॉपर ले लिया तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन ये सब हट जाएगा, वैसे ही जैसे हटा था पहले, यहां पर जो बनेगा वो C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन बन जाया करता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बोले देना, C6H5NO2 बन जाया करता है, तो ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो यहां पर हमने क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो सारे बेंजीन को बना डाला, साथ में एक लोग जो है एक एडिशनल जो है साइनाइड साइनोबेंजीन ही बना लिया, साइनाइड ही बना लिया। ठीक है, अब बाकी आपको मालूम होगा साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन सकता है, अमाइड बन सकता है, और सारी बातें हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस में हम लोग कर चुके हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अगर आप लोगों को याद रह गया हो तो, मेरा एक पे डायलॉग बन गया है, अगर आप लोगों को याद रह गया हो तो। चले डॉक्टर साहब, तो ये हमारे पास जो होता है ये रिएक्शन भी खत्म हो गई। मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक और बचा है, थोड़ा सा सब्र करें और आपका काम हो जाना है। ठीक, अगर हम लोग, अब ध्यान देना, अगर हम लोग जो होती है इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करा दें, तो क्या होगा डॉक्टर साहब, जरा सोचिए, हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा। हाइड्रोलिसिस जब भी कराते हैं H2O लिया ना, तो हमको मालूम है कि X की जगह पे OH आना है और यहां से N2 का निकल जाना, ये तो सब में हो रहा है, तो N2 का निकल जाना और X की जगह पे OH का आ जाना, तो ये फिनॉल नहीं बन जाएगा, साथ में N2 यहां से निकल जाया करता है, और क्या प्रोडक्ट बनता है, बचा जो बचा वो HX, यहां पर HX बन जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर हम लोग बेंजीन डाइओनियम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास फिनॉल बन रहा है। देखो हम लोग क्या क्या बना डाला, बेंजीन डाइओनियम हैलाइड से हमने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, फ्लोरोबेंजीन बनाया, साइनोबेंजीन बनाया, आइडोबेंजीन बनाया। क्लियर नहीं क्लियर? सारे मेथड आपको बता ही चुके। यहां पर देखो हमने उससे क्या बना लिया, फिनॉल भी बना लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे पास, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी सारी रिएक्शन अगर याद कर ली तो समझ लो बहुत कुछ आपने याद कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ना यहां से। तो ये हमारे पास काहे में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? इसको बेटा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और रिएक्शन जो है जरा देखिए, C6H5N2X, अगर इसकी रिएक्शन C2H5OH से करा दी जाए तो डॉक्टर साहब ये जो होता है इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर नहीं क्लियर? तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, बस यहां से टूट जाएगा और इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होगी। जब इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये बन जाएगा C6H6। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद क्या हो जाता है डॉक्टर साहब, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे वाले को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। तो देखो ये एल्कोहल है, एल्कोहल जो होता है 2 कार्बन का, अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो ये हमारे पास CH3CHO में कन्वर्ट हो जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाकी आपको मालूम ही है कि यहां से क्या निकलेगा, N2 तो निकले ही निकलेगा, ये हमारे पास N2 निकल गया और साथ में HX बन गया। क्लियर नहीं क्लियर? बात बिल्कुल सीधी है और साफ है। अगर हमने बेंजीन डाइओनियम हैलाइड को
कि रिएक्शन जो है उसकी हाइड्रोलिसिस कराई, मतलब वाटर से रिएक्शन कराई, हाइड्रोलिसिस कराई, तो हमारे पास एल्कोहल बनना है। अगर हमने उसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दी और एथाइल अल्कोहल से कराई तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसको वो रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट करा देगा। देखो डायजोनियम से हमने बेंजीन भी बना डाला, अल्कोहल भी बनाया, क्लोरो फ्लोरो सब बनाया, साइनो बनाया, और साथ में अब बेंजीन भी बना डाला। अब बेंजीन से आगे हम कुछ बना सकते। क्लियर? चले बेटा, ये तो नोट हो गया होगा। बस 2 रिएक्शन बची है, कपलिंग रिएक्शन करा दें, बस सेवा समाप्त। चले, अगर हमने यहां पर कहीं पर एक और से दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कोई ले लिया, तब बताओ क्या बनेगा? अगर आप लोग होशियार हो, C6H5N2X है, साथ में H3PO2 और वाटर ले लिया हमने, और ये भी हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इतना हमने बता दिया। अब अगर आपके पास दिमाग है, भेजा है, भेजे में अगर न्यूरॉन है और वो न्यूरॉन एक्टिव हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे होना क्या है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे रिड्यूस करेगा, अगर उसे रिड्यूस करेगा तो एक हाइड्रोजन देगा, तो C6H6 बनाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक, अगर इसको खुद को रिड्यूस कर रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इससे आगे वाला एसिड बताओ, H3PO3, H3PO2 के बाद क्या आता है? H3PO3। देखो एक ऑक्सीजन जुड़ गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, आपको मालूम है यहां से N2 है तो N2 निकलना है, और X के साथ HX ये निकल जाएगा, आपको मालूम है। तुम्हारे पास सारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। क्लियर नहीं क्लियर? इसको नोट कर लिए, फिर हेडिंग डाल लिए कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, चले कपलिंग रिएक्शन के ब्रैकेट में गया डाई फॉर्मेशन। डाई फॉर्मेशन, डाई फॉर्मेशन, डाई फॉर्मेशन देखो कैसा होता है। ये भी हमारे पास किससे होती है? डाइओजोनियम ही करता है। इसमें जो ये रिएक्शन होती है वो C6H5N2 और X, यहां से जो है ये हमारे पास X जो है यहां से अलग होता है। ये रिएक्शन यहां से होती है, X को अलग करना होता है यहां से जो है इन दोनों के बीच में दरार आनी चाहिए, X खत्म करना चाहिए। कैसे लेते? C6H5N2X, उसकी रिएक्शन हमने करा दी फिनॉल के साथ। अब देखो ये फिनॉल लगा है, OH, पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन होगा उसकी मदद से HX को निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना, फिनॉल ही है ये। आप लोगों को सब कुछ मालूम है अच्छे तरीके से। पैरा पोजीशन वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन है, जो पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, उससे जो है हम लोग क्या निकालेंगे? -HX कराएंगे। देखो -HX हो गया, यहां से निकल गया। अब क्या बचा? C6H5N2, और यहां पे क्या बचा? ये पूरा फिनॉल। अब फिनॉल तो ये नहीं रहा, अब फिनॉल तो ये नहीं रहा। क्लियर नहीं क्लियर? अब ये क्या बचा? देखो ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशन पे OH लगा हुआ है। अब OH जो है साइड चेन की तरह यूज होगा, तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी। क्या डॉक्टर बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी। और ये क्या है हमारे पास? डाइओजोनियम। ये हमारे पास डाइओजोनियम, और इस साथ में क्या है? बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी डाइओजोनियम बेंजीन, ऐसे लिखेंगे। नाम समझ में आ रहा है? पैरा हाइड्रोक्सी डाइओजोनियम बेंजीन। बात समझ में आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही है बेटा? बोलो। पैरा हाइड्रोक्सी डाइओजोनियम में डाइएजो लिखेंगे, डाइएजो। ये एजो डाई होता है ना, ये एजो DYI डाई बनाता है, और यहां पर DI डाई लिखेंगे। दो अलग अलग चीजें हैं, यहां पर दो वाला डाइएजो, ठीक है, वो DYI डाई नहीं। तो ये हमारे पास डाई का एक टेस्ट होता है, और ये हमारे पास जो आता है, इसका कलर जो आ जाता है वो ऑरेंज आ जाता है। कैसा आता है बेटा? ऑरेंज आ जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? किससे रिएक्शन करा रहे हैं? फिनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं। O फॉर फिनॉल, O फॉर ऑरेंज। इससे कलर भी याद रख सकते हैं।
फिनॉल आया ना ओ, OH, तो O से हम याद रख सकते हैं कि इसका कलर कैसा आ गया बेटा, ऑरेंज आ गया। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम यहीं पर फिनॉल की जगह पर एनिलीन लेते, ये देखो NH2, तो यहां पर भी बस सब कुछ सेम रहता, यहां पर भी क्या आता, NH2 आ जाता, जो OH की जगह पे NH2 आ जाता। तो इसका नाम क्या पड़ता, नाम जैसे पहले वाले का था वैसे इसका नाम आ जाता। इसका डॉक्टर साहब क्या नाम होता, इसको बोलते पैरा अमीनो। यहां पे हमारे पास क्या होता है, इसका नाम बेटा क्या होता, पैरा अमीनो डाईएजो बेंजीन, पैरा अमीनो डाईएजो बेंजीन। क्लियर नहीं क्लियर। और जो इसका कलर आता है वो हमारे पास येलो आ जाया करता है। ठीक है, चलिए बेटा, ये आपका एल्किल हैलाइड भी आज समाप्त हो गया। ठीक है, और बस आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, कोई भी टेंशन ना लिया जाए, पढ़ाई की जाए, आखिर तक लड़ेंगे, आखिर तक भिड़ेंगे, और आप लोगों का सिलेक्शन करा के ही दम लेंगे, टेंशन ना लिया जाए। ठीक है, चाहे हमको रात में कितनी ही रात में लेक्चर लेना पड़े अब। ठीक है, उसमें हम बहुत कुछ कराने वाले हैं अभी आप लोगों के लिए। अब आप लोगों की जो है इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, तो इनऑर्गेनिक का जितना बचा वाला पोर्शन है, कुछ पोर्शन हमने इनऑर्गेनिक का पढ़ा दिया है, तो जो बचा वाला पोर्शन है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ये मुश्किल से 2 या 3 दिन 4 दिन और मान लो इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग में एल्कोहल बचेगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर एक साथ कराएंगे। तो कोशिश करेंगे कि कल जो है पूरा एल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म हो जाए, एल्कोहल फिनॉल ईथर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बचेगा। तो 2 चैप्टर अभी बड़े हैं, एक एल्कोहल वाला और एल्डिहाइड कीटोन वाला। ठीक है, उसके बाद फिर जो एसिड और एसिड डेरिवेटिव बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्शन हम यहाँ पे हो जाती है तो वहाँ पर हम रिपीट नहीं करा रहे, तो बहुत छोटा चैप्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है। रिएक्शन अगर रिपीट हो जाएंगी तो फिर वो चैप्टर बड़ा हो जाता है, तो जो यहाँ रिएक्शन करा चुके हैं वो वहाँ नहीं कराएंगे। ठीक है, और जो यहाँ नहीं हुई है उनको वहाँ पे कराएंगे। क्लियर नहीं क्लियर। तो कोई किसी की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वही किसी की प्रिपरेशन मेथड होता है, तो वो सबको हर जगह हम बता चुके हैं। इसीलिए रिएजेंट पे हम फोकस कर रहे हैं कि आपको रिएजेंट मालूम होना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर। तो वहां पे जब जाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन जैसे खत्म, अभी कल जो है एल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म करेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जो है हमारे पास एसिड और एसिड डेरिवेटिव बहुत छोटा चैप्टर है, एक हमें साथ ही में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 घंटे का चैप्टर तकरीबन होगा, और 1 ही घंटे का तकरीबन जो है वो अमीन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे आराम से। इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक जम के पढ़ी जाएगी, NCERT बेस्ड, और मेहनत करके क्वेश्चन लगाए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे। और आप लोगों के लिए सरप्राइज भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए शब ब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।